सो गाइज मेरे पास कंफर्मेशन आ गया है लाइव एट होम स्टूडेंट्स के चैट बॉक्स में भी। सो नाउ लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। एज यू नो, हम यहाँ पर जो आज की क्लास में टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आने वाली क्लासेस में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द इनकम टैक्स। ये जो आपकी क्लासेस हैं टैक्सेशन सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। आपका सीए इंटरमीडिएट में जो पेपर नंबर 4 होता है दैट इज टैक्सेशन, उस सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। इसके अंदर दो मेनली टॉपिक्स रहते हैं, एक आपका रहता है इनकम टैक्स और एक आपका रहता है जीएसटी। ये आप सभी को पता होगा, इनकम टैक्स आपका 60 मार्क्स का एग्जाम है एंड जीएसटी आपका 40 मार्क्स का पेपर होगा। सो आज हमारी ये लाइव क्लासेस है। अगर आप लाइव क्लासेस एट होम ले रहे हैं तो आप लाइव क्लासेस में ले सकते हैं इन क्लासेस को। अगर आप गूगल ड्राइव पेन ड्राइव पर ले रहे हैं तो आप अपने कन्वीनियंस पर इन क्लासेस को देख सकते हैं। सो 40 मार्क्स एंड 60 मार्क्स का ये जो आपका कवरेज रहेगा, इसमें मैं आपको बता दूं 60 मार्क्स कवर कराऊंगा मैं, तो यहाँ पर 60 मार्क्स आपको कवर कराया जाएगा बाय सीए विकास शर्मा। मींस मैं आपको ये 60 मार्क्स पूरे करवाऊंगा और जो 40 मार्क्स की कवरेज आपको मिलेगी दोस्तों, वो सीए राहुल सर आपको करवाएंगे। तो राहुल जैन सर हैं हमारे साथ ही, हमने लास्ट बैच में भी आप सभी ने यूट्यूब पर देखा होगा, तो उसमें राहुल सर ने 40 मार्क्स का आपको जीएसटी कवर करवाया था। एंड दिस टाइम ऑल्सो मी एंड राहुल सर बोथ विल कवर योर एंटायर 100 मार्क्स ऑफ टैक्सेशन। इससे पहले मैं आगे बढ़ना चाहूँ, आपको दो तीन चीजें और बता देना चाहता हूँ रिलेटेड टू कंटेंट। आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर कवर करवाई जाएंगी, कैसे कवर करवाई जाएंगी, क्या क्लासेस की ड्यूरेशन क्या रहेगी, टाइमिंग्स क्या रहेगी, क्या क्या इसके फर्दर रूल्स हमारी क्लासेस के रहेंगे, हम क्या क्या चीजें इन क्लासेस में कवर करवाएंगे, आपको क्या क्या चीजें दी जाएंगी, वो सारी बातें सबसे पहले मैं करता हूँ, फिर मैं आगे सब्जेक्ट की तरफ चलूंगा। फॉर द टाइमिंग अभी मैं यूट्यूब के कोई कमेंट्स एंटरटेन नहीं करूंगा। डाउट्स एंड क्वेरी रिलेटेड जितने भी आपकी कमेंट्स रहेंगे, मैं क्लास के आखिरी वाले पार्ट में उन सभी क्वेरीज एंड डाउट्स को टेकअप करूंगा। फॉर द टाइमिंग ऑफ हाफ एन आवर मैं ऐसी कोई टेक्निकल बात भी नहीं करूंगा, जस्ट आई विल टेल यू अबाउट योर एग्जामिनेशन, किस तरह का आपका पेपर होता है, क्या क्या चीजें जनरली उसमें होती है, क्या पैटर्न रहेगा एंड ऑल। तो आपका ये जो 100 मार्क्स का पेपर होगा दोस्त टैक्सेशन का, इसमें 60 मार्क्स एज आई सेड आपका इनकम टैक्स रहेगा और 40 मार्क्स आपका रहेगा जीएसटी का। ये आपका पूरा का पूरा 100 नंबर का पेपर होगा। इस 100 नंबर के पेपर के पैटर्न में अगर मैं आपसे बात करूं तो 70 मार्क्स का पेपर ऐसा पेपर होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है सब्जेक्टिव, जहां पर आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको आंसर्स लिखने होंगे, मे बी इन थ्योरी मे बी इन प्रैक्टिकल, दोनों मिलाकर भी हो सकते हैं। बाकी 30 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा दैट इज टोटली एमसीक्यू क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे 30 मार्क्स के। इस 30 मार्क्स में जीएसटी भी इंक्लूडेड होगा और इनकम टैक्स भी इंक्लूडेड होगा। अब ये जो वेटेज रखी गई है वो किस तरह से रखी गई है, देखिए जो 30 मार्क्स का पेपर आपका एमसीक्यू होगा उसमें 18 मार्क्स आपसे इनकम टैक्स के पूछे जाएंगे और 12 नंबर के एमसीक्यू आपसे जीएसटी के पूछे जाएंगे। अगेन जो आपका 70 मार्क्स का थ्योरेटिकल मींस सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा, उसमें अगेन 60% दैट इज 42 मार्क्स आपसे इनकम टैक्स पूछा जाएगा और बाकी 18 मार्क्स आपसे पूछा जाएगा जीएसटी। तो देखिए इस तरह से आपका 42 नंबर और 18 नंबर मिलाकर 60 मार्क्स हो जाते हैं आपके इनकम टैक्स के, और ये वाले 18 नंबर और 12 नंबर जीएसटी, ये मिला के आपका हो जाता है 40 मार्क्स। सो there is some confusion student. 42
40 मार्क्स। तो इस तरह से आपका ये पेपर रहेगा 100 मार्क्स का। यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है? नहीं है, वेरी गुड। इसके बाद एक और बात बता दूं दोस्तों, अब हम बात करते हैं कवरेज की, कि हम आपको इन क्लासेस में क्या क्या कवरेज देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी ये जो क्लासेस रहेंगी कंप्लीटली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रहेंगी। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड का मतलब एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, किन प्रोविजन पर आपको ज्यादा एम्फेसाइज करना है, आपकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है इन रेस्पेक्ट ऑफ थ्योरी, इन रेस्पेक्ट ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, इन रेस्पेक्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स, वो यहां पर आपको पूरी करवाई जाएगी। साथ ही साथ यहां पर आपको एक बुक दी जाएगी। अभी मैं आपको बुक दिखा देता हूं, बुक किस तरह की रहेगी। तो आपको इनकम टैक्स की, एक जीएसटी की और एक आपको क्वेश्चन बैंक की, टोटल 3 बुक्स दी जाएंगी। एंड स्टूडेंट्स, आपको इन बुक के अलावा कोई और बुक रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इन बुक्स के अलावा कोई और बुक रेफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली क्या करना होगा, आप अपना जो भी स्टडी मटेरियल यहां इन क्लासेस में आपको दिया जाएगा, आप उन्हीं स्टडी मटेरियल में अपनी नोटिंग करेंगे। आई विल शो यू मैंने बुक किस तरह से डिजाइन करी है, ताकि आपको इजी हो जाए एक ही मटेरियल के अंदर सारी चीजें इंक्लूड करने में, और बाद में जब आप अपने एग्जाम की रिवीजन करते हैं तो वहां भी आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर आपको 3 बुकें दी जा रही हैं, जिसमें एक बुक आपको इनकम टैक्स की दी जाएगी, एक बुक आपको जीएसटी की मिलेगी और एक तीसरा आपको मिलेगा क्वेश्चन बैंक, जिसमें ओनली क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाए और ये कॉन्फिडेंस गेन कर पाए कि यस, जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं बुक किस तरह की आपको यहां पर दी जा रही है। ये आपको इनकम टैक्स की एक बुक दी जाएगी। अगर आप इस बुक को देखते हैं, जो लाइव एट होम स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को ये बुक डिस्पैच कर दी गई है। मैं उनको अपडेट कर देना चाहता हूं, वो लोग इस बुक को बहुत ही जल्द रिसीव कर लेंगे। उन सभी के एड्रेसेस पे बुक डिस्पैच हो गई है। अगर किसी की कोई बुक अभी तक डिस्पैच नहीं हुई है तो होपफुली वो कल डिस्पैच कर दी जाएगी। 3 से 4 दिन में, डिपेंडिंग अपॉन दी डिलीवरी एड्रेस एंड दी सिचुएशंस, आपके एड्रेस पर ये मिल जाएगी। तो ये इनकम टैक्स की बुक है, आप जैसे ही आपको मिलेगी आपको देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 350 पेजेस इस बुक में मैंने टोटल रखे हैं, और इन 350 पेजेस में स्टूडेंट्स मैंने पूरा इनकम टैक्स कवर किया है। पूरा इनकम टैक्स मैंने इन 350 पेजेस में कवर किया है। रफली आप देखेंगे 350 पेजेस में से 20 या 22 पेजेस ऐसे होंगे जो आपके काम के नहीं होंगे। अगर आप उन्हें भी हटा देते हैं तो आपको लगभग लगभग 320 पेजेस में पूरा इनकम टैक्स कवर किया गया है, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है। और यस स्टूडेंट्स, दिस टाइम वी विल कवर ऑल द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन द क्लास आल्सो। जब हम पूरा एक चैप्टर कर लेंगे, चैप्टर के साथ साथ प्रोविजंस हमारे पूरे हो जाएंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो यहां पर मैं आपको क्लास के दौरान ही उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा एंड विद प्रेजेंटेशन, जो आपको एग्जामिनेशन पेपर में लिखनी होती है, जिसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक ये व्यू पॉइंट था कि सर क्या हमें इन क्लासेस में क्वेश्चंस की कवरेज मिलेगी। मैं यहां पर पहले ही आपको बता दूं, यस, यू विल गेट द क्वेश्चंस कवरेज इन द क्लास। आपको होमवर्क जो दिया जाएगा वो क्वेश्चन बैंक में से दिया जाएगा, बट स्टिल मैंने कोशिश करी है कि मैं हर चैप्टर में 25 से 30 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल डाल के रखूं चैप्टर में, और उन 25 से 30 क्वेश्चंस को, एक एक क्वेश्चन को हम क्लास में डिस्कस करें विद प्रेजेंटेशन। ये मेरी पूरी कोशिश रही है बुक बनाते समय। तो मैंने हर चैप्टर में 25-30 क्वेश्चंस रखे हैं, ताकि हम उन्हें क्लास में डिस्कस कर पाए और हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे इन दी क्लास, सो दैट यू कैन गेट दी कॉन्फिडेंस कि एग्जामिनेशन हॉल में आप किस तरह से पेपर प्रेजेंट करेंगे या अटेम्प्ट करेंगे।
तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, हमारी इन क्लासेस में आरटीपी, एमटीपी और कुछ मॉक टेस्ट जो हमारे अपने क्रिएटेड मॉक टेस्ट होंगे उसकी भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। जैसे जैसे हम चैप्टर कवर करते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे कि यस, जो चीजें आपने पढ़ी हैं वही आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा रही हैं, इसके अलावा ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तीसरी बात मैं बुक के रिलेटेड ही आपको बता दूं, जब आप मेरी इस बुक को या राहुल सर की बुक को रेफर करेंगे जीएसटी या इनकम टैक्स, तो आप देखेंगे इस बुक में मैंने एक तरफ ब्लैंक पेपर रखा हुआ है, एक ही तरफ नोटिंग है और दूसरी तरफ यहां पर ब्लैंक पेपर है। सो दोस्तों, ये जो ब्लैंक पेपर होगा ये आपकी नोटिंग के लिए होगा। जो भी चीजें मैं आपको समझाता रहूंगा, बताता रहूंगा क्लास में, मैक्सिमम वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि मैंने बुक में चीजें रखी हुई हैं, बट अगर आपको लगता है कि कोई चीज ऐसी है तो आपको बुक में डालनी चाहिए, लिखनी चाहिए, बिकॉज हर एक स्टूडेंट की अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, हम उसको बीट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हर स्टूडेंट अपने हिसाब से कुछ ना कुछ नोटिंग करना चाहता है, और हम नहीं चाहते कि एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप 4 किताबें या 6 किताबों को लेकर रिवीजन करें। सो दिस बुक हैज बीन क्रिएटेड इन दैट व्यू कि जब आप रिवीजन करें तो आप केवल एक सिंगल बुक से रिवीजन करें इनकम टैक्स की, और एक सिंगल बुक से आप रिवीजन करें जीएसटी की। आपके पास एक दिन का ऑफ होता है आपके एग्जामिनेशन में, तो आप अकॉर्डिंगली इन दो बुक्स को ऑलमोस्ट पूरा पूरा रिवाइज कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं कह सकता हूं आप 1.5 टाइम तो एटलीस्ट रिवाइज कर सकते हैं उस एक दिन में। लगभग 350 पेज मेरी बुक में है, रफली इतने ही पेज जीएसटी की बुक में होंगे। तो मैं कह सकता हूं जो आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है, जो कि लगभग लगभग 1500 पेजेस का है या उससे ज्यादा ही होगा, वो हमने यहां पर कंप्राइज कर दिया है इन जस्ट 600 और 650 पेजेस। स्टूडेंट्स, कोई यहां पर कटिंग नहीं की गई है कि ऐसा कोई प्रोविजन, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो इंस्टीट्यूट में है के मटेरियल में और हमने नहीं रखा, ऐसी कोई चीज यहां पर नहीं है। टोटल कवरेज आपको यहां पर दी गई है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा जो आप कंपेयर करने भी बैठे और आप ये पाए कि सर आपकी बुक में ये चीज नहीं है जबकि मटेरियल में ये चीज दी हुई है। थोरोली एक एक चीज को देखते हुए इस मटेरियल को बनाया गया है, और इसके बाद हम ये गारंटी ले सकते हैं कि हमारे इस मटेरियल में ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं गई है विच इज कवर्ड अंडर द इंस्टीट्यूट मटेरियल। तो आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप अपनी फॉर द सेक ऑफ कंफर्मेशन, फॉर द सेक ऑफ गेटिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, अगर आप एक बार कंपेयर करना चाहते हैं देन यू कैन डू दैट, बट आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इसमें कवर ना हो। दूसरी बात मैं यहां बता दूं आपको दोस्तों, आरटीपी एमटीपी कवरेज दी जाएगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे आपको। सबसे बड़ी बात जो कि आजकल की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूं मास लेवल पर इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मास लेवल पर क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन क्वेरी एंड डाउट्स के लिए उनके पास टाइम नहीं है। स्टूडेंट्स जब क्वेरी पूछते हैं, स्टूडेंट्स जब डाउट पूछते हैं तो उनके रिस्पॉन्स तक नहीं आते हैं। सो ऐसे में व्हाट वी हैव डिसाइडेड, me and Rahul sir both are easily approachable and available on call, on WhatsApp, on Telegram। तो यहां पर आपको मेरा प्लस राहुल सर दोनों का कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर दिया जाएगा। आप हमसे एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर योर क्वेरी एंड डाउट्स। ऑब्वियसली जब हम क्लास में होंगे उस समय आपको आंसर नहीं मिल पाएगा, बट एज सुन एज द क्लास इज ओवर यू विल गेट योर क्वेरी आंसर। आपकी कोई क्वेरी ऐसी नहीं होगी जो अनआंसर्ड रह जाए, आपको सभी क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे। ये हमारी तरफ से एक पूरी कोशिश है और हम इस कोशिश को पूरा भी कर देंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, व्हाट वी आर टारगेटिंग, जब आप हमारी इन क्लासेस को लेते हैं तो इट इज नॉट जस्ट सेक फॉर द क्लासेस कि हम आपको केवल क्लासेस दे रहे हैं, हम आएंगे बोलेंगे और आप सुनेंगे चले जाएंगे। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। वी नीड अ पार्टिसिपेशन फ्रॉम योर साइड एज वेल। तो जो लाइव स्टूडेंट्स यहाँ पर एसोसिएटेड हैं उनकी तरफ से भी हम रेगुलरली
चैट बॉक्स में कमेंट लेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि आप प्रॉपरली उतने इंटरेक्टिव होकर क्लास ले पा रहे हैं या आपको कहीं कोई चैलेंज आ रहा है। वैसे तो कोशिश पूरी की गई है कि क्लास को इंटरेक्टिव ही रखा जाए, बट ड्यू टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट सम टाइम ऐसा हो सकता है, तो वहां पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको इंटरेक्टिव बनाकर रखें और आपसे टू वे कम्युनिकेशन मेंटेन रखें ताकि हम आपकी अटेंटिवनेस को भी चेक करते रहें। इस तरह का भी मैकेनिज्म इस बार हमारी इन क्लासेस में रखा गया है। टारगेट हमने अपने एग्जाम का, अपने स्कोर का जो रखा है इस बार, दैट इज 90 प्लस मार्क्स। लास्ट टाइम जुलाई 21 का रिजल्ट हमारा आया। जुलाई 21 में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 70 प्लस स्कोर किया टैक्सेशन में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने 80 प्लस स्कोर किया। सो दिस टाइम वी हैव सेट अ टारगेट ऑफ 90 प्लस मार्क्स इन अ टैक्सेशन एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू कैन डू दैट, वी कैन डू दैट। अगर हम दोनों मिलकर एक अच्छे तरीके से तैयारी कर जाएं, अपने आने वाले 3.5-4 महीने की जर्नी जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर जाएं, तो मैं आपको यहां पर रिटर्न में गारंटी दे सकता हूं कि आपको टैक्सेशन के पेपर में 90 नंबर से कम कोई नहीं देगा। कंडीशन सिर्फ इतनी है दोस्त, आपको मेरे कहे अनुसार मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे कहे अनुसार आपको टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। जैसे मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, प्रोविजन समझा रहा हूं, आपको वैसे वो कंसेप्ट साथ ही साथ रिवाइज करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप केवल इतना कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके 90 मार्क्स टैक्सेशन के अंदर मैं आपको दिलवाऊंगा। कोई ऐसा नहीं है जो आपको 90 मार्क्स से कम पर ले आए। बेयर मिनिमम की भी अगर मैं बात करूं तो आपको 80 नंबर या 75 नंबर तो कम से कम आ जाएंगे अगर आप मेरे प्रोविजन या मेरी इन क्लासेस को जस्ट सुनकर भी चले जाते हैं। मैं कहता हूं आप प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं, केवल आपने सुन भी लिया होगा इन क्लासेस को, तो भी आपके 75 नंबर तो कम से कम आ ही जाएंगे। लेकिन टारगेट हमने इस बार रखा है बड़ा, तो उसके लिए हमें करनी होगी मेहनत भी बड़ी। 90 प्लस का टारगेट है। 90 प्लस प्लस हमें मार्क्स लेके आने हैं टैक्सेशन के सब्जेक्ट में। आपकी ये जो टैक्सेशन की क्लासेस है आज से स्टार्ट हुई है। ड्यूरेशन ऑफ क्लास जनरली मेरी 3.5 से 4 महीने की रहेगी। सो 3.5 मंथ्स टू 4 मंथ की हमारी जर्नी है, जिसमें राहुल सर हमें ज्वाइन करेंगे 1 नवंबर या 2 नवंबर से। तब तक आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, डेली क्लास होगी। टाइमिंग रहेंगे यहाँ पर 8 बजे से 11 बजे तक, मे बी समटाइम 10 बजे तक रहे, मे बी समटाइम 10:30 तक रहे। तो डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक टू टॉपिक क्लास की ड्यूरेशन वेरी हो सकती है, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे, कभी 3 घंटे। लेकिन आप प्रिपेयर रहिएगा पूरे 3 घंटे के लिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाने आऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि मैं आपके 3 घंटे कम से कम लूं। ज्यादा नहीं लूंगा, कोशिश चिंता मत करिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3 घंटे तक तो एटलीस्ट आपको पढ़ाऊं। तो 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम आप मुझे दे दीजिए। ये टाइम और किसी का नहीं है, आपके मोबाइल का भी नहीं है, आपके सोशल फ्रेंड्स का भी नहीं है, सोशल नेटवर्क का भी नहीं है। ये केवल आपका, मेरा और इनकम टैक्स का टाइम होगा। जब राहुल सर हमें 2 नवंबर से होपफुली ज्वाइन कर लेंगे, 1 या 2 नवंबर से, तो हमारी ये क्लास ऑल्टरनेट हो जाएगी, जिसमें ऑल्टरनेट डेज पे मैं आपको इनकम टैक्स और ऑल्टरनेट डेज पे राहुल सर आपको जीएसटी कवर कराएंगे। तो इस तरह से हमारी ड्यूरेशन रहेगी। कोर्स लगभग 15 जनवरी या लेटेस्ट बाय एंड ऑफ जनवरी, दैट इज 31 जनवरी तक हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर हमारी कुछ टेस्ट सीरीज आ जाएंगी, आप उस टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो हमारे इस क्लासेस को एनरोल करवा चुके हैं, यू विल गेट फ्यू टेस्ट सीरीज इन दैट पर्टिकुलर पैकेज, तो आपको उसकी टेस्ट सीरीज का भी मौका दिया जाएगा, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों ये थी कुछ चीजें, 1-2 बातें और मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर मैं अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाऊंगा। सबसे बड़ी बात, ये क्लासेस लाइव क्लासेस हैं और हम इन्हीं क्लासेस को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव।
तो अगर आप इन क्लासेस को लाइव देख रहे हैं, आपके पास एक एडवांटेज है कि आप टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और जो भी आपके मन में विचार आते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, क्वेश्चंस आते हैं, वो आप हाथ की हाथ क्लियर भी कर सकते हैं। ये आपको एक एडवांटेज इन क्लासेस का मिलता है जब आप लाइव क्लासेस एट होम की बात करते हैं। बिल्कुल फेस टू फेस जैसी फीलिंग है, बस इतना फर्क होगा, आप मुझे छू नहीं पाएंगे, मैं आपको नहीं छू पाऊंगा, बाकी सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी, बाकी कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मे बी सम टाइम कुछ इमरजेंसी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो सकती है, इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो सकता है, तो किसी वजह से अगर कभी कोई क्लास इंटरप्ट हो जाती है तो हम उसको कोशिश करेंगे कि किसी और टाइम पर री स्केड्यूल कर दें। अगर नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट डे एज यूजुअल टाइम पर आपकी क्लास रहेगी। गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वालों के लिए स्पेशल स्पेशल इंस्ट्रक्शन, उनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं है, उन्हें तो जस्ट रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेंगे, तो वो अपनी कन्वीनियंस पर इसको कभी भी देख सकते हैं। लाइव वालों के लिए एक डिसएडवांटेज मैं बता दूं, अगर आपको आदत है वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड करके देखने की, 1.5x पर 1.75x पर देखने की, तो आप लाइव क्लासेस एट होम इस स्पीड पर नहीं देख पाएंगे, आपको वही स्पीड पर चलना पड़ेगा जिस स्पीड पर मैं आपको करवा रहा हूं। मैं इसी स्पीड से आपको कोर्स करवाऊंगा, और हो सकता है स्पीड थोड़ी स्लो भी रहे, क्योंकि मैं आपको जब कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं या कंसेप्ट सिखा रहा होता हूं, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप जीरो हैं इनकम टैक्स में, आपको कुछ भी नहीं आता, मुझे आपको लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के साथ, लॉजिकल रीजनिंग के साथ कोई भी प्रोविजन समझाना होगा, तो मेरी स्पीड स्लाइटली स्लो रहती है एज कंपेयर टू दी अदर टीचर्स, जो कि आप अलग अलग देख सकते हैं, सबका अपना तरीका है, तो मैं आपको थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ाता हूं, वहां पर लाइव वाले बच्चे मुझे फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। एंड यस, गूगल ड्राइव पेन ड्राइव मुझे 2 स्पीड 3 स्पीड पर, जितने पर आप टोलरेट कर सकते हैं, आप देख पाएंगे। दूसरा बेनिफिट मैं आपको बता दूं लाइव क्लासेस का, जैसा मैंने आपको बताया, आप क्वेरीज पूछ पाएंगे, मैं भी आपको यहाँ पर पुश कर पाऊंगा, चीजें बार बार पूछूंगा, तो सम टाइम क्या होगा, जब मैं आपसे चीजें पूछूंगा, आपकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स आएगा, तो मुझे इजीली ये समझ आ जाएगा कि यस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट इजीली, तो मैं फिर उस चीज को आगे बढ़ा के ले जा पाऊंगा। क्लियर है? जितने स्टूडेंट्स पेन ड्राइव की बातें कर रहे हैं कि हम पेन ड्राइव लेना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, पेन ड्राइव क्लासेस अभी अवेलेबल नहीं होंगी। पेन ड्राइव क्लासेस अवेलेबल होंगी जब ये पूरा बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी आपके सामने केवल 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो आप लाइव क्लासेस के लिए एनरोल हो सकते हैं, या आप गूगल ड्राइव के लिए एनरोल हो सकते हैं। पेन ड्राइव अभी इसलिए नहीं मिल पाएगी दोस्त आपको, पेन ड्राइव में क्लासेस तभी जा पाएंगी जब सारी क्लासेस रिकॉर्ड हो जाएंगी। तो ये क्लासेस लाइव चलेंगी और लाइव वाली ही रिकॉर्डिंग चलेंगी। तो जो स्टूडेंट्स पेन ड्राइव गूगल ड्राइव से इन क्लासेस को लें, वो अपने हिसाब से इस बात को समझ लीजिएगा कि ये रिकॉर्डेड क्लास है जो कि लाइव क्लासेस के साथ ही चली थी। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन किसी को हो तो प्लीज बता दीजिएगा। नाउ आई एम टेकिंग अ फ्यू कमेंट्स ऑन अ यूट्यूब प्लेटफॉर्म, और जो लाइव एट होम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके। सो यहाँ पर टॉपिक ओरिएंटेड टू आईसीएआई एग्जामिनेशन, यस अभिषेक, टॉपिक वही रहेंगे जो आईसीएआई एग्जामिनेशन के हैं, स्टडी मटेरियल के हैं। और यहाँ पर केवल पर्पस इतना नहीं रहेगा कि आपको केवल टॉपिक सिखा दिया जाए, यहाँ पर्पस रहेगा आपको इनकम टैक्स लॉ सिखा दिया जाए। तो टॉपिक तो सिखाना ही है, साथ में इनकम टैक्स लॉ भी आपको पूरा सिखाना है, ये इन क्लासेस का पर्पस रहेगा। इसके बाद सर यूट्यूब रेगुलर लाइव आएंगे और बैच फ्री रहेगा क्या? नहीं, ये पूछा है रिंकी ने, तो रिंकी मैं आपको जवाब दे दूं, पहली 5 क्लासेस ऑफ इनकम टैक्स एंड फर्स्ट 5 क्लासेस ऑफ जीएसटी फ्री अवेलेबल रहेंगी एज ए डेमो लेक्चर ऑन यूट्यूब। रेस्ट ऑल क्लासेस आर पेड। अगर आप इन क्लासेस को एनरोल होना में एनरोल होना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं, दैट इज आरडीबी क्लासेस। इंफॉर्मेशन आपको रूल आउट कर दी जाएगी, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। नरेश चंद्रा पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेन ड्राइव दैट विल बी शेयर्ड ऑन आवर वेबसाइट एंड ऐप, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं नरेश। इसको फ्री नहीं रहेंगी क्लासेस, ये बात श्योर है। आइएगा, कुछ और बात मैं आपसे कर लेता हूं रिलेटिंग टू आवर सब्जेक्ट। तो जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज इनकम टैक्स,
ये 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। इस 60 मार्क्स में मैं रफली 75 टू 80 क्लासेस आपकी लूंगा। मेरी क्लास की मिनिमम ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगी, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 घंटे रहेगी। तो आप एवरेज ले लीजिए 2.5 2.5 आवर ऑन एन एवरेज मेरी एक क्लास रहेगी। 75 टू 80 क्लासेस में टोटल आपकी लूंगा इनकम टैक्स के लिए, जिसमें मैं सारी चीजें आपको कवर करवाऊंगा दोस्त। आपका प्रोविजन कवर होगा, आपकी पूरी बुक कवर होगी, क्वेश्चंस कवर होंगे। मैं गारंटी लेता हूं हर चैप्टर में 20 से 30 क्वेश्चंस मैं आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस से क्लास के दौरान ही कराऊंगा। होमवर्क जो होगा वो आपके क्वेश्चन बैंक से होगा। उन जो हमारी बुक में क्वेश्चन दिया गया है, मेन कॉन्सेप्ट बुक में दिया गया है, वहां पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको होमवर्क दिया जाएगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन द क्लास ओनली। डाउट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी कैसे भी। इसके बाद बात करते हैं इनकम टैक्स में जो 60 मार्क्स का पेपर होगा वो किस तरह का पेपर आपको एग्जामिनेशन में दिखाई देता है। सो आई हैव टेकन अ जुलाई 21 एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं ये जुलाई 2021 का पेपर है, जो कि इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछा था। जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई में अटेम्प्ट किया था उनसे पूछा था, जिसमें आपका यहां से स्टार्ट होता है इनकम टैक्स। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पार्ट 2। पार्ट 1 आपका एमसीक्यू का पेपर होता है जो आपको घर के लिए नहीं मिलेगा। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को बता दूं जो पहली बार अपना एग्जाम देने जा रहे हैं मई 22 में, एमसीक्यू क्वेश्चन आपको घर के लिए नहीं मिलता है। एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर आपको वहीं पर सबमिट करना होता है और वो आपका रहता है पार्ट 1। पार्ट 2 होता है आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर, जहां पर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। तो पार्ट 2 आपका इनकम टैक्स और जीएसटी से होगा। पार्ट 2 के अंदर जो सेक्शन ए होगा वो आपका इनकम टैक्स का पेपर है और सेक्शन बी जो होगा वो आपका जीएसटी का पेपर है। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आप क्वेश्चन नंबर 1 स्किप नहीं कर सकते हैं, ये आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। रही बात क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, तो आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें से आपको कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगेन आपके पास चॉइस है एक क्वेश्चन को स्किप करने की। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। रही बात जीएसटी के पैटर्न की, तो वो आपको राहुल सर बताएंगे कि जीएसटी में किस तरह का पैटर्न रहता है। बट मेरा वाला जो रेलेवेंट पैटर्न है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, इसमें से आप कोई भी 2 क्वेश्चन उठा सकते हैं, आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आइएगा क्वेश्चन कैसे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, दैट इज मैंडेटरी क्वेश्चन। ये आपको 14 मार्क्स का मिला। एक इसी के अंदर आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा जो कि आपका रहेगा, ओके, दैट इज ओनली 14 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आप देखिए आपके जुलाई 21 एग्जामिनेशन में पूछा गया था एंड रिलेटेड टू एएमटी। मेरे को अच्छे से याद है लास्ट बैच में मैंने एएमटी पर एक डेडिकेटेड क्लास ली थी और मैं हर बार एएमटी पर एक अलग से ही क्लास लेता हूं। उस समय पर भी मैंने शायद ये बात बोली थी, एएमटी को अच्छे से कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एन इंस्टीट्यूट हैज आस्क्ड द एएमटी क्वेश्चन इन अ मैंडेटरी सेक्शन, मतलब आप इसे स्किप भी नहीं कर सकते। 14 नंबर का क्वेश्चन एएमटी का पूछा गया एंड आप एक बार चेक करिएगा उन स्टूडेंट से जिन्होंने इस पेपर को अटेम्प्ट किया था, कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, कितना आसान पेपर पूछा गया है, रादर मैं ये कह सकता हूं पूरे इनकम टैक्स में। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात समझनी है आपको, ये जो आसान पेपर है ये केवल ऐसे आसान नहीं है कि आपने कह दिया और आसान हो गया। ये आसान तब आपके लिए होता है जब आप इन चीजों को अच्छे से सिंसियर वे में, सीरियस वे में पढ़ते हैं और समझते हैं। मेरी इन क्लासेस में एक रूल आप हमेशा बांध के रखिएगा अपने साथ, आपको सिंसियरिटी फॉलो करनी है। सिंसियरिटी का मतलब आपको जब मेरी क्लास चल रही होगी तो उस समय पर कोई सोशल नेटवर्क नहीं होगा, कोई आपका
इधर उधर की बातें नहीं होंगी, जस्ट फोकस ऑन द क्लास एंड द कॉन्सेप्ट। मैं प्रोविजन को ऑलवेज लिंक करके पढ़ाता हूं, हमेशा मैंने लिंकिंग के साथ कराई हैं चीजें, ताकि आपको लॉन्ग लाइफ तक प्रोविजन याद रहे, एग्जामिनेशन में आप ना भूलें और आपको अच्छा स्कोर भी मिल जाए। बहुत कॉमन सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, मैंने काफी स्टूडेंट से फीडबैक लिया एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये फीडबैक है, सर एग्जामिनेशन हॉल में हमें बुक याद नहीं आती, एग्जामिनेशन हॉल में हमें आपकी क्लास में बताई गई स्टेटमेंट, आपके एग्जाम्पल और जो आप प्रोविजन कराते में प्रॉब्लम्स बताते हो कि देखो ये एक प्रॉब्लम थी जिस वजह से ये प्रोविजन लेके आए या जिस वजह से ये लॉ बनाया गया, वो हमें याद आता है, उसके बेसिस पर पूरा पेपर हमारा इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। सो दैट इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप क्लासेस तो लें, लेकिन उन क्लासेस को ब्रेन आईज ओपन करके लें। आपको दिमाग भी खोल के रखना है, आंखें भी खोल के रखनी है और फिर इन क्लासेस को लें। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई अदर एक्टिविटीज की डिस्ट्रैक्शन नहीं, जस्ट फोकस ऑन द स्टडी। जितनी देर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतनी देर आपका ध्यान मेरे पर, मेरा ध्यान आपके ऊपर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 में ही फिर आपके पास बी पार्ट भी है और क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने सी पार्ट नहीं है। सो ए और बी पार्ट आपको दो पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 3 में फिर आपके सामने ए पार्ट आ जाएगा, ए के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर बी पार्ट भी आ गया है और बी के साथ आपको सी पार्ट भी दिया गया है। तो इस तरह से ये भी आपका एक क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 पार्ट मिलेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट यहां पर आप देख सकते हैं, 4 का बी पार्ट भी आपको पीछे निकल गया, ये रहा, और सी पार्ट आपको नेक्स्ट पेज पर देखने को मिल जाएगा। अगेन मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में से आपको कोई दो क्वेश्चन ही करने हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद फिर आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज सेक्शन बी, जो कि रहता है जीएसटी का, और ये आपको करवाएंगे राहुल सर। तो इसकी बात राहुल सर आपके साथ करेंगे। मेरा काम यहीं तक होता है, जो मैं आपको 60 मार्क्स करवाऊंगा। हम अगर ओवरऑल सब्जेक्ट की बात करें तो राहुल सर और मैं आपको 90 प्लस मार्क्स दिलवाने की गारंटी लेते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको रिटर्न गारंटी भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस रहेंगी, जो कंडीशंस मैंने आपको बताई हैं। आपको मेरे कहे अनुसार, राहुल सर के कहे अनुसार मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी जो हम इन क्लासेस में आपको बताएंगे, कैसे आप 90 प्लस मार्क्स ला पाएंगे। इसके बाद ये हो गई मेरी बात एग्जाम की, कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहेगा, कोर्स किस तरह का रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी एंड ऑल। यहां पर अब मैं आपके क्वेरीज एंड डाउट्स लेना चाहूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है विच यू वांट टू आस्क, तो आप क्वेरी एंड डाउट पूछ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। So first I am taking the doubts and chat section of those students who have joined live at home. तो सबसे पहले उनकी queries and doubt ले लेते हैं। उसके बाद फिर मैं लूंगा YouTube वाले queries and doubt chat section से। अगर किसी को YouTube पर कोई डाउट है तो वो वहां पर पूछ सकता है। चलिए, एज सच कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं है। सो नाउ गोइंग टू दी मेन टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट, हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज इनकम टैक्स, उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका जो 60 मार्क्स का टैक्सेशन का सब्जेक्ट है दैट इज इनकम टैक्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स? इनकम टैक्स का क्या मतलब होता है? कैन एनीवन टेल मी इनकम टैक्स क्या होता है? आप चैट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं, यूट्यूब वाले यूट्यूब पर कर सकते हैं, लाइव एट होम वाले लाइव एट होम पर कर सकते हैं। आई विल टेक वन बाय वन। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज इनकम टैक्स? यही हमारा सब्जेक्ट है और यहीं से हमारी स्टार्टिंग है हमारे मेन सब्जेक्ट की। सो व्हाट इज इनकम टैक्स?
लाइव एट होम वालों के कमेंट आ गए हैं सर। इनकम टैक्स वो होता है जो इनकम के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, आपका आंसर, कोई इश्यू नहीं है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं सर इनकम टैक्स मतलब टैक्सेस ऑन इनकम जो कि गवर्नमेंट द्वारा चार्ज किया जाता है। वेरी गुड, अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल ठीक है। चलिए, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के यही रिप्लाई आ रहे हैं, इनकम टैक्स मींस टैक्सेस ऑन इनकम। चलिए, आज की इस क्लास में हम टैक्स की कोई बात नहीं करते, मैं आपसे एक जनरल बात करता हूं और आप देखिए धीरे धीरे हम इन जनरल डिस्कशन से अपने सब्जेक्ट की तरफ कब चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। कुछ कॉमन चीजों का उसके बेसिस पर मैं आपको सब्जेक्ट पे ले आऊंगा एंड यू विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कि आप सब्जेक्ट पर आ गए हो। फिर हम धीरे धीरे सब्जेक्ट की बातें करना स्टार्ट कर देंगे। एक बात बताइएगा दोस्तों, आप एज ए ह्यूमन बीइंग जब काम करते हैं, आप एज ए ह्यूमन बीइंग जब काम करते हैं तो आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, यस और नो? यस, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों होती है सर फंड्स की रिक्वायरमेंट? सर, हम रहते हैं तो हमें किराया देना पड़ता है। अगर हम अपना मकान खरीदते हैं तो हमें मकान खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। फिर जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं। हम खाना खाते हैं तो हमें खाना खाने के लिए पैसे चाहिए। हम क्लासेस लेते हैं तो क्लास परचेज करने के लिए पैसे चाहिए, लैपटॉप के लिए पैसे चाहिए, मोबाइल के लिए पैसे चाहिए, इंटरनेट रिचार्ज कराने के लिए पैसे चाहिए। तो इन सभी चीजों में पैसों की जरूरत होती है, फंड्स की जरूरत होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट को भी फंड्स की जरूरत होती है। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट देश चलाती है, गवर्नमेंट स्टेट चलाती है। हमारे देश में कितनी तरह की गवर्नमेंट है आप सभी जानते हैं, दो तरह की गवर्नमेंट काम करती हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जैसे आप मान सकते हैं मिस्टर मोदी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है। और स्टेट गवर्नमेंट आपके रिस्पेक्टिव स्टेट में जो जो गवर्नमेंट रह सकती हैं, जैसे कि दिल्ली में अगर मैं बात करूं तो मिस्टर केजरीवाल की गवर्नमेंट है। अगर मैं किसी और स्टेट की बात करूं रिस्पेक्टिव, तो वहां पर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट को और हर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब देश की सरकार को, या मैं कह सकता हूं हर गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत होती है। अब ये फंड्स आते कहां से? सबसे बड़ा सवाल, ये फंड्स आते कहां से हैं? कैन एनीवन टेल मी सर ये फंड्स कहां से आते हैं? लाइव एट होम वाले बच्चे और यूट्यूब वाले बच्चे बता सकते हैं ये फंड्स कहां से आते हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है तो ये पैसा सरकार के पास कैसे आता है, कहां से आता है, कैसे वो अपनी जरूरतें पूरी कर पाती है, कैसे वो अपने पैसों से पैसे इकट्ठे कर पाती है? अच्छा, एक सवाल यहाँ ये भी क्रिएट होता है, सर सरकार को पैसा क्यों चाहिए होता है? सरकार को पैसा चाहिए होता है देश की सुरक्षा के लिए, देश देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। सरकार को पैसा चाहिए होता है हॉस्पिटल बनाने के लिए, सरकार को पैसा चाहिए होता है एजुकेशन के लिए, सरकार को पैसा चाहिए होता है देश में बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स जो कि एक आम आदमी अपने लेवल पर नहीं करता, एंड दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उन कामों को करने के लिए जब आगे आती है तो ऑब्वियसली दे नीड फंड्स, तो वो पैसे की जरूरत उन्हें भी होती है। अब सवाल ये आता है सर ये पैसा कहां से आता है? सो यहाँ पर मेरे पास रिप्लाई आए हैं लाइव एट होम स्टूडेंट्स एंड यूट्यूब स्टूडेंट के, सर ये पैसा आता है टैक्सेस से। सर ये पैसा आता है टैक्सेस से। द आंसर इज करेक्ट बट नॉट फुल्ली करेक्ट। आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं, आपका आंसर ठीक है, टैक्सेस से पैसा तो आता है, लेकिन टैक्सेस से पहले कुछ और भी है जो सरकार करती है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको लिंक करेंगे और फिर आगे की बात करते हैं। देखिए, जब आपको पैसे की जरूरत होती है तो आपके सामने तीन ऑप्शंस होते हैं। जब आपको एज ए इंडिविजुअल आपको पैसे की जरूरत होती है तो आपके सामने तीन ऑप्शंस होते हैं।
पहला ऑप्शन आपके पास होता है कि मैं किसी के पास पैसे मांगने ना जाऊं, पहले मैं ऐसा खुद से ऐसा कुछ कर लूं कि मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाए। देखिए हम क्या करते हैं, जब मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूं और मुझे पैसे की जरूरत है, तो मैं पहले कोशिश करूंगा कि मैं किसी को ट्यूशन पढ़ा लूं, किसी को कोई सर्विसेज दे दूं, किसी के लिए कुछ काम कर दूं, कोई बिजनेस कर लूं, किसी तरह की कंसल्टेंसी दे दूं, उससे मेरे पास पैसे आ जाएं। इसका मतलब आपकी कोशिश क्या रहती है कि जब भी आप कोई पैसे कमाने जाएं या आपको फंड्स की जरूरत पड़े, तो आप पहले अपने बिजनेस से पैसा कमाएं। आप अपना बिजनेस करें, अपना प्रोफेशन करें, अपनी खुद की अर्निंग करें। आप किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें, आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, आप किसी से पैसे ना मांगे। तो आपकी कोशिश रहती है कि फंड्स आप खुद से इकट्ठा कर लें। खुद से इकट्ठे का मतलब आप खुद का बिजनेस करें, खुद का प्रोफेशन करें, खुद की कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें और उसके बेसिस पर आप फंड्स इकट्ठा करें। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है अपना बिजनेस या अपना प्रोफेशन, या आप अपनी कोई सेल्फ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं जिसके बेसिस पर आप फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपको 10,000 रुपए की जरूरत थी, 10,000 रुपए के फंड्स की आपको जरूरत थी। आप पहुंचे अपना बिजनेस करने, अपना प्रोफेशन करने, एंड बाय एनी चांस यू आर एबल टू जनरेट रुपीज 4,000 फ्रॉम दैट बिजनेस और प्रोफेशन। आपने अपने उस बिजनेस से, अपने उस प्रोफेशन से 4,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, बट आपको जरूरत कितने की थी? 10,000 रुपए की। अभी भी आपके पास शॉर्ट है कितने? 6,000 रुपए। तो अब आपने अपना और एक्सपेंशन किया और ये देखा कि अब मैं और पैसे किससे ले सकता हूं, कहां से ले सकता हूं, कैसे ला सकता हूं। तो आपको दूसरे नंबर पर एक रास्ता दिखाई दिया, दैट इज योर पेरेंट्स। दैट इज योर पेरेंट्स, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके फैमिली मेंबर, ये आपके पेरेंट्स हैं। आप इनसे पैसा मांगते हो। आप उनके पास गए, आपने बोला ऐसे ऐसे मुझे 10,000 रुपए का एक आइटम लेना है, मोबाइल लेना है या लैपटॉप लेना है, वट एवर द केस इज, एंड मैं अपने खुद के बिजनेस से, अपने खुद के प्रोफेशन से 4,000 रुपए इकट्ठे कर पाया हूं, स्टिल आई नीड 6,000 मोर रुपीज। तो प्लीज क्या आप मुझे पैसे दे देंगे, ताकि जो मेरे पास शॉर्टेज है फंड्स की, 6,000 रुपए की जो मेरे पास शॉर्टेज है, क्या ये 6,000 रुपए की शॉर्टेज आप मेरी पूरी कर देंगे? एंड आपके पेरेंट्स ने आपको बोला यस, हम आपको 5,000 रुपए दे देंगे, हम आपको 5,000 रुपए दे देंगे। आपकी फीस पे होनी है, लेट से आप क्लासेस परचेस करना चाहते हैं, कहीं क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, फीस है, बुक्स खरीदना चाहते हैं, उसकी अमाउंट है, आपके पास फंड की शॉर्टेज है, आप खुद का बिजनेस करेंगे। सबसे पहले पैसे इकट्ठे हो गए हैं, कमी पड़ रही है, आप जाएंगे पेरेंट्स के पास, मम्मी पापा मुझे पैसे दे दो, वो आपको पैसे दे देंगे। अगर अभी भी आपके पास फंड्स की शॉर्टेज है, अगर अभी भी आपके पास फंड की शॉर्टेज है, तो अब आपके सामने एक रास्ता खुलता है, दैट इज योर फ्रेंड्स। दैट इज योर फ्रेंड्स, आप उनसे पैसा उधार मांग सकते हैं, आप उनसे पैसा उधार मांग सकते हैं। तो जो आपकी शॉर्टेज थी दैट इज 4,000 प्लस 5,000, यहां पर शॉर्टेज आपके पास आ गई 9,000 रुपीज की, आप उनसे उधार मांग सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, सिंपली आप क्या करेंगे, सॉरी 1,000 आएगा यहां पर, मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, आप 10,000 रुपए के फंड्स के लिए सबसे पहले बिजनेस या प्रोफेशन करेंगे, मतलब खुद की एक्टिविटी करेंगे, सेल्फ जनरेटेड फंड्स लाने की कोशिश करेंगे। जब आपके फंड्स कम हो जाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे, जब पेरेंट्स भी पैसे दे देंगे और फिर भी अगर आपके फंड शॉर्ट है, तो आप सिंपली एंड सिंपली अपने फ्रेंड्स के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप मुझे लोन दे दो, उधार दे दो, ये उधारी मैं आपको चुका दूंगा आने वाले समय में। अब वो समय कितना भी हो सकता है, ये आपके अपने म्यूचुअल रिलेशंस पर डिपेंड करता है।
तो इस तरह से आप अपने पूरे फंड्स अरेंज करेंगे और आप वो खर्चा कर पाएंगे जिस खर्चे के लिए आपने ये फंड्स इकट्ठे करे हैं। तो आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं, आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, या तो आप अपना कोई बिजनेस करेंगे या प्रोफेशन करेंगे, या आप अपनी कोई संपत्ति बेच भी सकते हैं। प्लीज रिमेंबर एंड नोट माय वर्ड, आप अपनी कोई चीज बेच भी तो सकते हैं। आप ये कह सकते हैं सर मेरे पास एक पुराना मोबाइल है, अब उसका कोई यूज नहीं होता, तो चलिए मैं उसको भी बेच देता हूं, कम से कम 500 रुपए 1000 रुपए तो वहां से भी मिल ही जाएंगे, वो भी तो मेरे लिए फंड्स ही बनेगा। तो आपके पास पहला ऑप्शन होता है दोस्त, अपना खुद का सेल्फ जनरेटेड फंड। दूसरे ऑप्शन पर आपको मिलता है पेरेंट्स, आप पेरेंट्स के पास जाते हैं। और तीसरे ऑप्शन पर आप फिर अपने दोस्तों के पास उधार मांगने जाते हैं, जिसको हम कहते हैं लोन। सरकार के पास भी यही तीन ऑप्शंस होते हैं, सरकार के पास भी यही तीन ऑप्शंस होते हैं। जब सरकार को फंड्स की जरूरत होती है तो सरकार भी इन्हीं तीन रास्तों से अपना पैसा इकट्ठा करती है। यस, आई एम राइट एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज कि सरकार के पास तीन ऑप्शंस कैसे होते हैं। तो एक एक करके आइए समझते हैं सरकार के पास तीन ऑप्शंस कैसे हैं। देखिए, जब सरकार को फंड्स की जरूरत होती है, गवर्नमेंट कौन, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन है, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट। अब इनको अगर फंड्स की जरूरत है तो ये अपना फंड्स इकट्ठा करती हैं बाय देयर ओन बिजनेसेस, बाय देयर ओन बिजनेसेस। सर सरकार भी बिजनेस करती है, गवर्नमेंट भी बिजनेस करती है क्या? द आंसर इज यस, सरकार भी बिजनेस करती है, सरकार भी बिजनेस करती है। क्या कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में, चैट सेक्शन में आके बताइए, सरकार बिजनेस कौन सा करती है, सरकार के क्या बिजनेस होते हैं? कैन एनीवन टेल मी ऑन द कमेंट बॉक्स? बताइए क्लिक करके। लाइव एट होम स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्या सरकार अपना बिजनेस करती है? यस और नो। करती है तो कौन सा बिजनेस सरकार का है? सरकार क्या करती है बिजनेस में? सरकार के अपने बिजनेस क्या है? बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में, सरकार क्या बिजनेस करती है, किस चीज से पैसा कमाती है? आंचल का कमेंट आया है, बाय डिडक्टिंग टैक्स फ्रॉम इनकम एंड लेविंग टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। आंचल, दैट इज द टैक्स। मैं अभी, मेरा क्वेश्चन है क्या सरकार बिजनेस करती है? आंसर आना चाहिए यस करती है या नहीं करती है। नहीं करती है तो बात ही खत्म हो गई, करती है तो फिर किस चीज का बिजनेस करती है? चंचल का मेरे पास कमेंट आया है, यस रेलवेज एयर इंडिया बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है चंचल आपका आंसर। सरकार बिजनेस करती है रेलवेज का, सरकार बिजनेस करती है एयर इंडिया का, सरकार बिजनेस करती है पीएसयूज का, सरकार बिजनेस करती है बैंकिंग का, सरकार बिजनेस करती है और बहुत सारी चीजों का। तो यहां पर आप लिख सकते हैं एग्जांपल, सरकार बिजनेस करती है रेलवे, सरकार बिजनेस करती है बैंकिंग। कोई मुझे बता सकता है सरकारी बैंक का नाम, जो सरकार पैसा कमाती है जिस बैंक से? कैन एनीवन टेल मी, बैंकिंग में कौन सा बैंक है सरकारी? बहुत बड़ा बैंक, सबसे बड़ा बैंक। सरकार के अपने पीएसयू हैं, सरकार की अपनी नवरत्न कंपनीज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी बिजनेस एंटिटीज हैं जो सरकार द्वारा की जाती हैं। एंड स्टूडेंट्स, सरकार यहां से अपने फंड्स इकट्ठे करती है, सरकार यहां से अपने फंड्स इकट्ठे करती है। यस करेक्ट चंचल, एसबीआई इज वन ऑफ द लीडिंग बैंक ऑफ अ गवर्नमेंट बैंक सेक्टर, जहां से सरकार एक बहुत अच्छा अमाउंट अर्न करती है या फंड्स इकट्ठे करती है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल विद द गवर्नमेंट, जहां से सरकार अपने फंड्स इकट्ठे कर पाती है जिससे कि वो अपने खर्चे पूरे कर पाए। किस तरह के खर्चे? एजुकेशन का खर्चा है, हेल्थ का खर्चा है, डिफेंस का खर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा है, डेवलपमेंट का खर्चा है। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं सरकार के जो वो पूरा करती है बाय जनरेटिंग द फंड्स फ्रॉम ओन बिजनेसेस। सरकार अपना फंड्स इकट्ठा करती है अपने खुद के बिजनेसेस से। पीएनबी, आरबीआई, एसबीआई इज, यस यू आर राइट आंचल।
अब देखिए, सरकार को अपना बिजनेस करने के बाद फंड्स इकट्ठे करने के लिए जो पैसा मिला वो पैसा पूरा नहीं था। सो लेट अस से सरकार को 10,000 रुपए चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल, सरकार के लिए 10,000 रुपए वैसे बहुत कम है, बट इट इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल। सरकार को अगर 10,000 रुपए चाहिए थे और वो अपना बिजनेस करने गई और अपने बिजनेस से उसे पूरे 10,000 रुपए नहीं मिले, लेट अस से उसे 7,000 रुपए मिले, तो अब सरकार किसके पास जाएगी पैसे मांगने? देखिए, आपके केस में जब मैं इंडिविजुअल आपका समझा रहा था तो आप किसके पास गए थे पैसा मांगने? अपने पेरेंट्स के पास। किसके पास गए थे आप? अपने पेरेंट्स के पास। अब सरकार किसके पास जाए? सरकार का पेरेंट कौन है? सरकार के माता पिता कौन है? सरकार के गार्जियन कौन है? सरकार कैसे अपने पेरेंट्स के पास जाए, पैसे मांगे? तो यहां पर कौन मुझे बताएगा सरकार के पेरेंट्स कौन है? कैन एनीवन टेल मी सरकार का पेरेंट कौन है? कौन है गार्जियन सरकार के? लाइव एट होम एंड यूट्यूब स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए कौन है यहां पर? सरकार का पेरेंट कौन है? सरकार की पेरेंट है पब्लिक। सरकार की पेरेंट है पब्लिक। सर, पब्लिक कैसे है सरकार की पेरेंट? देखिए, पब्लिक क्या करती है? पब्लिक इलेक्शन में एमपीज और एमएलए चुनती है। यस और नो? सरकार, पब्लिक क्या करती है? पब्लिक इलेक्शन के थ्रू अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। पब्लिक इलेक्शंस में एमएलए चुनती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए चुनती है, और एमएलए क्या बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो एक बात बताओ, सरकार को बनाया किसने? पब्लिक ने। तो सरकार की पेरेंट कौन है? पब्लिक है। सरकार को किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पब्लिक ने बनाया बाय इलेक्टिंग एमपीज, और स्टेट गवर्नमेंट को भी पब्लिक ने बनाया बाय इलेक्टिंग एमएलएज। तो ये जो दोनों मिलकर जब सरकार बना देते हैं तो ये सरकार की जो पेरेंट होती है पब्लिक होती है। सरकार की पेरेंट कौन होती है? पब्लिक। तो अब जब सरकार को पैसे की जरूरत पड़ी, वो पहुंची अपने बिजनेसेस के पास कि बिजनेस, मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा दो। बिजनेस ने कहा ठीक है, पैसा तो दे रहे हैं लेकिन उतना नहीं है हमारे पास जितनी तुम्हारी जरूरत है। तो सरकार ने कहा ठीक है, मैं फिर पब्लिक के पास जा रही हूं, अपने पेरेंट्स के पास जा रही हूं, वहां से पैसा लेके आऊंगी। तो वो पहुंच गई जनता के पास और जनता से उसने मांगा टैक्स। जनता से क्या मांगा? टैक्स। अब टैक्स क्यों मांगा? ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर सरकार किसी भी आम आदमी के पास, जनता के पास, पब्लिक के पास जाके कहे सर 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 प्लीज 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 हमें पैसे की जरूरत है, हमें पैसे दे दो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा बंदा है जो ईमानदारी से अपना खुद से कह देगा कि ठीक है आपको जरूरत है, आप ये पैसे ले लो? ऐसा कोई भी नहीं है। तो यहां पर इस चीज को मैंडेटरी कर दिया गया ताकि हम सभी से पैसे मांग सकें और सभी उस पैसे को देने के लिए बाउंड भी हो जाए। अगर तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता, अगर तो ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता तो कोई देता, कोई नहीं देता, और जो दे रहा होता वो ये सोच रहा होता कि मैं क्यों दे रहा हूं, ये तो दे नहीं रहा। तो ऐसे में इसको वॉलंटरी ना रखते हुए मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बना दिया गया कि जब सरकार के पास अपने खजाने कम हो जाएंगे, अपने बिजनेस कम हो जाएंगे या वहां से पैसा नहीं आएगा, तो सरकार चली जाएगी अपने पेरेंट्स के पास और वहां से पैसा मांगेगी कि अब तुम हमें दे दो टैक्सेस, अब तुम हमें दे दो टैक्स। और ये जो टैक्स होते हैं दोस्त, ये आपके हिंदुस्तान में दो तरह के टैक्सेस आपसे लिए जाते हैं, जिसमें पहला होता है इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, पहला होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और मजे की बात, जो हमारा ये 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें हम ये दोनों ही टैक्स पढ़ने वाले हैं। मैं डायरेक्ट टैक्सेशन की बातें आपसे करूंगा, राहुल सर आपसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बातें करेंगे।
अल्टीमेटली आपको टैक्सेशन का पूरा पेपर ही सिखाना हमारा पर्पस है। तो एक बात तो आप ये समझ लो, सरकार को पैसे की जरूरत होगी, पहले अपना बिजनेस करेगी, बिजनेस से पैसा कम हो गया तो वो पब्लिक के पास जाएगी, पब्लिक पब्लिक हमें पैसे दे दो, और जब पब्लिक से पैसा मांगा जाएगा तो वो पैसा आपका टैक्स कहलाएगा। और उसके बाद ध्यान रखिए, सरकार के पास अगर अभी भी पैसे की कमी है तो सरकार फिर जाएगी अपने पड़ोसी देशों के पास, यूएन ने जाएगी, किसी दूसरे देश जाएगी कि आप हमें उधार दे दो, आप हमें उधार दे दो, ये उधारी हम आपकी चुका देंगे आने वाले समय में। यस और नो, ऐसा ही होता है या नहीं? आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके ऊपर कर्जा है। क्यों है वो कर्जा? इसीलिए है क्योंकि उनके पास फंड्स की कमी थी और वो अपने उस फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए पहुंच गए दूसरे पड़ोसी देशों के पास या और दूर के देशों के पास कि आप हमें कुछ पैसे उधार दे दो, वी नीड फंड्स। आप भी तो यही करते हो ना दोस्त, जब आप इंडिविजुअल हो तो आप क्या करते हो? आप पहले खुद की एक्टिविटीज करते हो, अपना कोई एसेट डिस्कार्ड करते हो, स्क्रैप करते हो, बेच देते हो, पैसे ले आते हो, कमी पड़ती है मम्मी पापा के पास जाते हो, फिर कमी पड़ जाती है तो दोस्तों के पास जाते हो, उनसे उधार ले लेते हो। तो यही सरकार करती है, पहले अपना बिजनेस करती है, उसके बाद पब्लिक से मांगती है, और जब पब्लिक दे देती है और फिर भी फंड्स कम रह जाते हैं तो चली जाती है दूसरे देशों के पास कि आप हमें उधार दे दो। यही एक जनरल कंसेप्ट है जो हर कोई करता है अपने फंड्स को पूरा करने के लिए। सवाल आता है सर फंड्स की जरूरत पड़ती क्यों है? तो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सरकार के अपने खर्चे होते हैं जिसके लिए फंड्स की आपको जरूरत, सरकार को जरूरत होती है। एजुकेशन है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दोस्त, हेल्थ है, जिसकी वजह से सरकार को पैसे की जरूरत होती है। बताइए यहां तक की बात समझ आ गई? बताइए यहां तक की बात में किसी को कोई डाउट है? लाइव एट होम वाले स्टूडेंट्स एंड यूट्यूब लाइव स्टूडेंट्स, प्लीज यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलिए कोई डाउट नहीं है किसी को। आइएगा दोस्त एक और बात समझते हैं आज। इसी बात है, बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं कर रहे हैं। दैट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? तो देखिए, टैक्स को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मैं लॉजिकली इसको समझाऊं, तो डेफिनेशन को मत देखिएगा अभी क्या लिखा है, मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा, इवन लिखवाऊंगा भी, इसको समझेंगे भी। अभी आप केवल मेरी बात को सुनिएगा। क्या टैक्स एक ऐसा अमाउंट है जो कि सरकार आपसे कह रही है कि मन हो तो दे देना और नहीं मन हो तो मत देना? मैं अभी इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीएसटी की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी किसी तरह के टैक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल आपसे अभी कह रहा हूं टैक्स। जो आपने समझा कि सर टैक्स एक ऐसा अमाउंट होता है जो सरकार आपसे मांगती है, पब्लिक से मांगती है, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या ये जबरदस्ती मांगा जाता है या आपकी इच्छा से मांगा जाता है कि मन हो तो दे देना और नहीं मन हो तो मत देना? क्या ऐसा होता है? द आंसर इज नो। सर टैक्स इज मैंडेटरी। टैक्स सरकार द्वारा लगाया जाता है, मैंडेटरी। अगर ये मैंडेटरी ना हो तो फिर तो कोई भी ना दे, अगर कोई दे भी तो वो दूसरे को देखकर ना दे। भाई उसको लगेगा मैं ही दे जा रहा हूं, ये बेचारा तो देता ही नहीं है कुछ पैसे, तो मैं भी नहीं दे रहा, अब मैंने भी बंद कर दिए देने। तो इसलिए यहां पर खास बात जो आपको समझनी है, टैक्स इज नॉट अ वॉलंटरी चार्ज, टैक्स इज अ मैंडेटरी चार्ज, टैक्स इज अ कंपल्सरी थिंग, ये ऑप्शनल नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, क्या टैक्स पैसों की फॉर्म में ही दिया जा सकता है या इन काइंड भी दिया जा सकता है? इन काइंड का मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, तुम एक काम करो मेरा लैपटॉप ले जाओ, सरकार तुम्हें लैपटॉप की जरूरत है, मेरा लैपटॉप ले जाओ, पैसे नहीं दूंगा मैं। मेरे पास गाड़ी है, गाड़ी ले जाओ, मेरे पास ज्वेलरी है, ज्वेलरी ले जाओ। क्या टैक्स ऐसे दिया जा सकता है या टैक्स पैसों की फॉर्म में ही देना होगा? सो द आंसर इज टैक्स इज ऑलवेज टू बी पेड इन
कैश फॉर्म, कैश का मतलब कैश या बैंक फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में ही आप टैक्स पे करेंगे, आप इन काइंड नहीं पे कर सकते। तो टैक्स इज अ मैंडेटरी मॉनेटरी चार्ज, टैक्स एक मॉनेटरी चार्ज है, याद रखिएगा, टैक्स इज अ मॉनेटरी मैंडेटरी चार्ज। अच्छा अब एक बात बताइए, इतनी बात आपको समझ आ गई है, टैक्स एक मैंडेटरी मॉनेटरी चार्ज है, तो ये बताइए टैक्स लगाया किसने है, टैक्स लगाया किसने है, टैक्स इज टू बी लेविड बाय गवर्नमेंट, टैक्स किसने लगाया है, गवर्नमेंट ने। क्या मैं आपके ऊपर टैक्स लगा सकता हूं, क्या मैं आपको कह सकता हूं जब आप अगली क्लास में आएंगे तो आप इतने इतने रुपए का टैक्स लेके आएंगे, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो आप मुझे छूटते ये बोलेंगे सर आपके पास तो पावर ही नहीं है टैक्स लगाने की, आपके पास तो अधिकार ही नहीं है टैक्स लगाने का। सो टैक्स लगाने की पावर किसके पास है, ओनली विद दी गवर्नमेंट। तो यहां पर टैक्स जो वर्ड मैंने आपको बताया, इसके अंदर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आई हैं। पहली चीज, टैक्स इज अ मॉनेटरी चार्ज, ये एक मॉनेटरी चार्ज है, इट कैन नॉट बी पेड इन काइंड फॉर्म, आप अदर देन कैश और बैंक इसे पे नहीं कर सकते। सो टैक्स इज अ मॉनेटरी चार्ज। दूसरा, इट इज नॉट अ वॉलंटरी चार्ज, इट इज अ मैंडेटरी चार्ज, ये लगेगा लगेगा और लगेगा, कंपलसरी है, ऑप्शंस नहीं है आपके पास। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या निकली, इट इज इम्पोज्ड बाय दी, इट इज इम्पोज्ड बाय दी गवर्नमेंट, ये हमेशा लगाया जाता है गवर्नमेंट द्वारा या लॉ के थ्रू। ये बात थोड़ी सी टेक्निकल है, मैं अभी आगे आपको समझाऊंगा ये लॉ कैसे आया कहानी में, बट अभी आप ये मान के चलिए टैक्स अगर लगाया जाएगा तो ये मैंडेटरी चार्ज होगा, इट इज अ मॉनेटरी चार्ज एंड इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ एज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये हमेशा गवर्नमेंट लगाएगी किसी कानून के तहत, गवर्नमेंट लगाएगी किसी कानून के तहत। गवर्नमेंट, मोदी जी आके बोलेंगे कल से आपको टैक्स देना है तो क्या आप टैक्स दे दोगे, नो, आप मोदी जी से भी पूछोगे मोदी जी कैसे लगाओगे, तो मोदी जी बताएंगे हम एक कानून बना के आएंगे, उस कानून के तहत हम आपसे टैक्स लेंगे, हम कानून बनाएंगे और कानून के तहत आपसे टैक्स लेंगे। दोस्तों ये जो आपका इनकम टैक्स लिया जाता है ना, दैट इज एज पर द लॉ, एंड विच लॉ, इनकम टैक्स लॉ। जो आपका जीएसटी लिया जाता है कैसे लिया जाता है, एज पर द लॉ, विच लॉ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लॉ, तो उसके थ्रू आपका जीएसटी और इनकम टैक्स लॉ के थ्रू आपका इनकम टैक्स कलेक्ट किया जाता है। बताइए जीएसटी मैंडेटरी है वॉलंटरी है, मैंडेटरी है, क्या ये मॉनेटरी है या अदर देन काइंड में आप पे कर सकते हैं, सर इट इज अ मॉनेटरी चार्ज, क्या ये लॉ द्वारा लगाया गया है, द आंसर इज यस। सेम इनकम टैक्स, क्या ये मैंडेटरी है, द आंसर इज यस। क्या ये मॉनेटरी चार्ज है या इन काइंड पे कर सकते हैं, इट इज अ मॉनेटरी चार्ज। क्या ये लॉ के थ्रू लगा है, द आंसर इज यस, इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ, एंड विच लॉ, आप लिखिएगा यहां पर इस बात को, टैक्स इज इम्पोज्ड बाय द लॉ, एग्जाम्पल इनकम टैक्स is imposed by income tax act, तो ये लगता है इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा, इनकम टैक्स लॉ के द्वारा। क्यों लगता है टैक्स, क्यों लगता है टैक्स, लगता है इसलिए ताकि गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स मीट कर पाए। टैक्स क्यों लगता है, ताकि गवर्नमेंट अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स मीट कर पाए। पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे यहां लिखिएगा एग्जांपल, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रा, डिफेंस एक्सेट्रा। तो इन खर्चों को पूरा कर पाए इसके लिए सरकार टैक्स लगाती है। सो मेरे साथ फिर से रिपीट करिएगा, व्हाट इज टैक्स, सर टैक्स इज द मैंडेटरी चार्ज which is imposed by the law
to meet public expenditure. Tax is a compulsory monetary charge which is imposed by the law to meet public expenditure. ये चार करेक्टरिस्टिक्स आपको हमेशा काम आएंगी। अगर आप इन चार करेक्टरिस्टिक्स से भटक गए तो आपको ये डेफिनेशन बार बार पढ़नी है और फिर आपको समझ आ जाएगा टैक्स का मतलब क्या है। क्योंकि अब मैं आपको देने वाला हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को इस डेफिनेशन में, इस कैरेक्टरिस्टिक में फिट करके देखेंगे और हम ये समझेंगे कि क्या वो अमाउंट टैक्स है या नहीं। आइएगा मेरे साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ऐसी कोई सर्विसेज ली होंगी सरकार से जिसके लिए सरकार आपसे पैसे मांगती है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए होंगे, आप पासपोर्ट बनवाने गए होंगे, आप चलिए पासपोर्ट बनवाने भी नहीं गए होंगे तो आपने कभी कंपनी इनकॉर्पोरेशन किया होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई चीज तो आपने कभी ना कभी की होगी, ये मैं मान सकता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका इनमें से कभी किसी चीज के साथ पालन ना पड़ा हो। तो आपने कभी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया होगा, कभी पासपोर्ट अप्लाई किया होगा, या कभी कंपनी इनकॉर्पोरेट की होगी। यस और नो? यस। तो जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए थे, या जब आप पासपोर्ट बनवाने गए थे, या जब आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई थी, तो क्या ये काम फ्री में हो गए थे या आपने कुछ पेमेंट भी की थी सरकार को? आपने पेमेंट की थी। ड्राइविंग लाइसेंस की पेमेंट आपने स्टेट गवर्नमेंट को दी थी, जो आपकी राज्य की सरकार है उसको दी थी। पासपोर्ट की भी फीस आपने दी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी होगी। और कंपनी इनकॉर्पोरेट जब आप करते हैं तो इसकी पेमेंट आप करते हैं आरओसी एमसीए को, तो ये भी आप पेमेंट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपने ये पेमेंट दी थी आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, आपका पासपोर्ट बनवाने के लिए, या आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो क्या ये जो पैसा आपने सरकार को दिया था, वेदर इट इज अ टैक्स और नॉट, क्या वो भी टैक्स था या नहीं था? क्या यहां पर जो आपने पैसा दिया था सरकार को, क्या वो भी टैक्स था? यस और नो? क्या ये भी आपका टैक्स था? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइव एट होम स्टूडेंट्स, आपके लिए भी क्वेश्चन है, यूट्यूब वालों के लिए भी क्वेश्चन है। क्या इन सर्विसेज को लेते समय जब आपने सरकार को पैसे दिए थे, क्या वो टैक्स था? आइए डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है टैक्स की? सर, टैक्स इज अ कंपल्सरी, टैक्स कंपल्सरी है। देखिए, जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, पासपोर्ट बनवाया था, कंपनी इनकॉर्पोरेट करी थी, तो वहां पर जो आपने फीस पे करी थी, वहां पर जो आपने पेमेंट दी थी, वो भी कंपल्सरी थी। यस और नो? कंपल्सरी थी मेरे दोस्त, कंपल्सरी थी। कंपल्सरी ना होती तो आप पे ही नहीं करते, तो आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती ही नहीं। तो ये कंपल्सरी थी, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक पूरी हो गई, इट इज अ कंपल्सरी। लेकिन क्या ये सभी के ऊपर कंपल्सरी है? सवाल ये उठता है, क्या ये सभी के लिए कंपल्सरी है? द आंसर इज नो, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल। ये सब के लिए कंपल्सरी नहीं है। सर, ये किन के लिए कंपल्सरी है? ये उनके लिए कंपल्सरी है जो ये सर्विसेज लेना चाहते हैं। ये किन के लिए कंपल्सरी है? जो ये सर्विसेज लेना चाहते हैं। अगर मैं सरकार से कोई सर्विसेज लेना चाहता हूं, मैं कहता हूं सरकार मुझे ये सर्विस चाहिए, तो ये सरकार मेरे को सर्विस देगी और मुझसे बदले में पैसे लेगी। तो इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल, रादर इट इज कंपल्सरी फॉर हु wants to take services from the government। देखिए, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं तो सरकार आपको सर्विस दे रही है आपका लाइसेंस बनाने की। आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, सरकार आपको सर्विस दे रही है पासपोर्ट बनाने की। आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने जाते हैं तो सरकार आपको सर्विस देती है कंपनी इनकॉर्पोरेशन की। सरकार ये नहीं कहती कि मैं सभी को सर्विस दूंगी। सरकार कहती है जो मेरे पास आएगा, मुझसे सर्विस मांगेगा,
मैं उसे सर्विस दूंगी कंपनी इनकॉर्पोरेशन की और उसके बदले में फीस ले लूंगी। तो देखिए दोस्त, यहां दो चीजें होती हैं, एक होती है फीस और एक होता है टैक्स। है तो दोनों ही मैंडेटरी, है तो दोनों ही मैंडेटरी, है दोनों ही मॉनेटरी। मॉनेटरी भी है, मैंडेटरी भी है, मॉनेटरी भी है, मैंडेटरी भी है, लेकिन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। जब आप टैक्स पे करते हैं तो सरकार आपको बदले में कुछ नहीं देती, 1-to-1 रिलेशन नहीं देती, लेकिन जब आप फीस पे करते हैं तो सरकार आपको 1-to-1 रिलेशन पे सर्विसेज देती है। जब आप टैक्स पे करते हैं तो सरकार आपको 1-to-1 रिलेशन पे कुछ भी नहीं देती। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ज्यादा टैक्स दिया तो सरकार मेरे यहां बारिश कर देगी, मेरी सड़क बनवा देगी और बाकी पड़ोसी की छोड़ देगी। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। लेकिन जब मैं फीस पे करता हूं तो सरकार कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है, किसकी? केवल मेरी, मेरे पड़ोसी की नहीं करती, मेरी करती है। तो क्या होता है फीस एंड टैक्स में? फीस जब आप पे करते हैं तो सामने वाला मतलब गवर्नमेंट आपको 1-to-1 रिलेशन पर सर्विसेज देती है। 1-to-1 रिलेशन, केवल मेरे से बातें होंगी और मुझे सर्विसेज मिलेगी। लेकिन जब मैं टैक्स पे करता हूं तो सरकार बदले में मुझे कुछ नहीं देती, सरकार उस पैसे को इकट्ठा करती है और सबके ऊपर बारिश करती है। मेरे ऊपर भी करेगी, मेरे पड़ोसी के ऊपर भी करेगी, मेरे दूसरे मोहल्ले में, मेरे दूसरे राज्यों में, सब जगह बारिश होगी उस पैसे से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फीस भी मैंडेटरी है, फीस भी मॉनेटरी है, लेकिन फीस 1-to-1 रिलेशन देकर सर्विस दी जाती है तब लेते हैं, और टैक्स अक्रॉस ऑल मैंडेटरी है, सबके लिए मैंडेटरी है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी की इनकम कम है, किसी का कोई क्राइटेरिया अलग है तो उस पर नहीं लगेगा कि इस पर लगेगा, वो एक अलग बातें हैं। बट द पॉइंट इज दैट जब टैक्स आप देते हैं तो सरकार बदले में आपको कुछ नहीं देती, लेकिन जब आप फीस पे करते हैं तो सरकार बदले में आपको सर्विसेज देती है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं है। आइएगा एक छोटी सी बात और करते हैं, दैट इज इनकम टैक्स। तो अब आप सभी लोगों ने टैक्स तो समझ लिया है, एंड व्हाट इज इनकम टैक्स? तो बहुत सीधी सी बात है सर, इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स, इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स, इतनी सी बात है बस। यही हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारे 60 नंबर है। मजे की बात है 60 नंबर आज इतनी सी बात में खत्म हो जाते हैं कि इनकम टैक्स क्या है। सो द इनकम टैक्स इज, as rightly said by many of the students in the comment box and the chat section, tax is a that tax is a monetary charge levied by law, imposed by the law on income। किसके ऊपर लगता है? इनकम के ऊपर। तो जब आप इनकम कमाते हैं, उस इनकम के ऊपर जब आपसे टैक्स मांगा जाता है, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। और यही हमारा सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आइएगा मैं आपको बुक पर ले चलता हूं, कुछ बुक के बारे में दिखा दूं। जैसा मैंने आपको बोला 350 पेजेस की बुक है, जिसमें से 20-30 पेज तो आप ऐसे इग्नोर कर दीजिए, अपने बेकार के पेज रहेंगे, उस पर हम ध्यान भी नहीं देंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये बुक मैंने डिवाइड की है दोस्तों 16 चैप्टर्स में। चैप्टर 1 से लेके 16 तक आपके टोटल चैप्टर रखे गए हैं। हर एक चैप्टर इंडिपेंडेंटली अपने क्वेश्चंस भी कवर करेगा, जिसको हम क्लास में कवर करेंगे। 16 चैप्टर्स करेंगे। अगर आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखते हैं तो शायद वहां पर 12 या 13 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे, या हो सकता है 14 चैप्टर्स हो। बट उस चैप्टर को और इस चैप्टर को आप मिक्स नहीं करेंगे। मैंने अपने हिसाब से चैप्टर्स क्रिएट करे हैं, इंस्टीट्यूट ने अपने हिसाब से चैप्टर क्रिएट करे हैं। मेरी स्ट्रेटेजी अलग है, मैं आपको चीजों को लिंक करके सिखाऊंगा, इसलिए मैंने इसे 2 चैप्टर फालतू में डिवाइड कर दिया है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर 16 चैप्टर पढ़ने होंगे। ऑब्वियसली हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 के साथ ही। तो हमारा जो चैप्टर 1 रहेगा दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। तो जो चैप्टर 1 हमारा रहेगा दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी जो इस चैप्टर में मुझे आपके साथ करनी है, बहुत सारी बातें होंगी। वो मैं सारी बातें धीरे 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 आपके ब्रेन में, फिर आपकी ब्लड वेन्स में ऐसे डाल दूंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा ये कब आपकी छोटी छोटी बातें
आपके मैंने ब्रेन में और वेन्स में डाल दी। और यही जो इंजेक्शन मैं आपको आज दे रहा हूं, यह चीजें मैं दूंगा आने वाले लेक्चर्स में, वही आपकी एक बेस बिल्डिंग हो जाएगी इनकम टैक्स की, और उसी के बेसिस पर मैं आपको पूरा इनकम टैक्स सिखा जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब ये सीख लिया। कुछ 2-3 बातें मैं बता देना चाहता हूं। क्लास को बहुत ज्यादा अटेंटिव होके देखिएगा। चीजें जहां पर टेक्निकल होंगी मैं खुद बता दूंगा कि इस बात को बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान से समझिए। जहां चीजें ऐसे ही होंगी मैं खुद बता दूंगा कि इन चीजों को देखिए आप ऐसे ही समझ लीजिए। कुछ चीजें आपको, बहुत कम चीजें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी सारी चीजें मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर दूंगा, कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट करवा दूंगा बिना रटाए, कि आपको वो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। एक कॉमन क्वेश्चन अक्सर मेरे पास आता है, चलिए मैं उस क्वेश्चन को बाद में एड्रेस करूंगा, दैट इज रिलेटेड टू सेक्शंस। तो जब मैं सेक्शंस पर आऊंगा मैं तब उस चीज को एड्रेस करूंगा। तो दोस्तों ये हमारा बुक 1 चैप्टर 1 है, जो कि ऑलमोस्ट 27 पेजेस का है। आप बुक को साथ के साथ रेफर करिएगा। अगर आपको अभी तक बुक नहीं मिली है तो आप अभी पीडीएफ कॉपी या वेट कर लीजिए, 2-1 दिन में आपको बुक मिल जाएगी, तब आप इसको रेफर कर सकते हैं। दिस टाइम वी विल नॉट प्रोवाइड पीडीएफ मटेरियल, हम आपको केवल हार्ड कॉपी बुक मटेरियल ही डिस्पैच करेंगे, पीडीएफ मटेरियल इस बार आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप केवल बुक्स परचेज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि केवल हम बुक परचेज करें, क्लासेस ना परचेज करें, तो बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे ईमेल पर क्वेरी भेज सकते हैं, हम आपको बुक भी डिस्पैच कर देंगे इन केस अगर आप बुक ही परचेज करना चाहते हैं। दोस्तों आइएगा, बिफोर स्टार्टिंग दी चैप्टर मैं आपको 1-2 और छोटी छोटी बातें बता देना चाहता हूं। देखिए, जब भी कोई लॉ होता है, बेसिकली हमारा ये जो इनकम टैक्स एक्ट है ये भी एक तरह का लॉ है, ये भी एक तरह का कानून है। बस फर्क इतना है, इस कानून के अंदर बात होती है इनकम टैक्स को लगाने की, इनकम टैक्स को लेने की, कि कैसे इनकम टैक्स लगाया जाएगा और कैसे इनकम टैक्स लिया जाएगा। तो ये भी एक तरह का लॉ है, इस लॉ को हमें समझना है। तो इस लॉ में बहुत इंटरेस्टिंगली मैं आपको बातें बता रहा हूं। कुछ सेक्शंस आएंगे, एक सेक्शन आएगा 1, और ये इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा पूरा लॉ, ये फैला हुआ है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 298 तक। ये जो हमारा पूरा लॉ है ये फैला हुआ है कितने सेक्शंस में? 298 सेक्शन में। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5 एंड इस तरह से 298 सेक्शंस तक ये पूरा लॉ फैला हुआ है। मजे की बात, ये जो इनकम टैक्स का पूरा सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स लॉ है, ये आपको अपनी सीए की जर्नी में, सीए के करिकुलम में 2 बार पढ़ना है। एक आप पढ़ेंगे अभी मेरे साथ सीए इंटरमीडिएट लेवल पर, जहां पर मैं आपको 60 नंबर के लिए इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा, और फिर एक बार आप पढ़ेंगे सीए फाइनल में 100 मार्क्स के लिए, जहां पर आपको पूरा इनकम टैक्स पढ़ाया जाएगा। अब क्योंकि इंस्टीट्यूट आपसे ये एक्सपेक्ट करता है सीए इंटरमीडिएट लेवल पर कि आप पूरा का पूरा इनकम टैक्स पढ़ के नहीं आएंगे, तो देयर आर सम थिंग्स, देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन सेक्शंस, देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जो आपके सिलेबस से बाहर कर दिए गए हैं। ऑल्दो इनकम टैक्स लॉ एक बहुत बड़ा लॉ है, बहुत वाइडर सब्जेक्ट है, लेकिन इंस्टीट्यूट भी जानता है आप छोटे बच्चे हो, अभी अभी तो आपने फाउंडेशन पास करी है, कुछ महीने पहले ही तो आप फाउंडेशन पास करके आए हो, अभी तो आपने ऑफिस जाना शुरू किया था, कईयों ने तो शुरू भी नहीं किया था और इनकम टैक्स उन्हें पढ़ा दिया गया। तो ऐसे में इंस्टीट्यूट इज सेइंग कि दोस्तों हम आपको हर चीज सीए इंटरमीडिएट लेवल पर नहीं पढ़ाएंगे, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम आपको सिखाएंगे या जिसका हम आपको एक्सपर्ट बनाएंगे एट दी सीए फाइनल लेवल। तो जब आप इंटरमीडिएट में मुझसे टैक्स पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ेंगे जो कि आपके स्टडी मटेरियल के हिसाब से डिजाइन की गई है।
बट जब आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे वही चीजें, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा डीप, बहुत ज्यादा चीजें और बहुत वाइडर प्रोविजंस पढ़वाए जाएंगे, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम यू एट अ सीए फाइनल लेवल। तो मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देयर आर सेक्शन 1 टू 298, ये सेक्शंस हैं आपके इनकम टैक्स एक्ट में, इनकम टैक्स लॉ में। लेकिन क्या ये सारे सेक्शन हमें पढ़ने हैं? द आंसर इज नो, हमें सारे नहीं पढ़ने हैं। सर कहां से कहां तक पढ़ने हैं? अब प्रॉब्लम ये भी है, ऐसी भी कोई लिमिट नहीं है कि कहां से कहां तक पढ़ने हैं। हमें कुछ मिक्स पढ़ना है, हमें कुछ मिक्स पढ़ना है, छटा हुआ पढ़ना है। हम कुछ सेक्शन पढ़ेंगे इंटर में और कुछ पढ़ेंगे हम सीए फाइनल में। इवन मैं कह सकता हूं सीए फाइनल में तो हम सारे ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो किसी भी लॉ में ये जो सेक्शन 1 होता है, ये बेसिकली आपकी एप्लीकेबिलिटी को बताता है। सेक्शन 1 किसी भी लॉ में उठा के आप देख लीजिए, चाहे वो कंपनी लॉ है, चाहे वो इनकम टैक्स लॉ है, चाहे वो कोई और लॉ है, सेक्शन 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट योर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द लॉ, कि ये लॉ कहां पर एप्लीकेबल है, एक्सटेंट कहां तक है इसकी, कहां कहां पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। तो एज यू सेड, इनकम टैक्स पूरे हिंदुस्तान पर एप्लीकेबल है, चाहे आप जम्मू कश्मीर में हैं, चाहे आप कन्याकुमारी में हैं, चाहे आप महाराष्ट्र में, चाहे आप पंजाब में हैं, इनकम टैक्स आपके ऊपर लगेगा। सो इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन होल ऑफ इंडिया। ये बात केवल मैंने आपकी जानकारी के लिए बताई है, मेरे एग्जामिनेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। सो द इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। इस बात को आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो सेक्शन 1 हमेशा बात करता है एप्लीकेबिलिटी की, कि ये कहां कहां पर एप्लीकेबल होगा, और सेक्शन 2 बात करता है हमेशा डेफिनेशंस की। तो जब भी मैं किसी लॉ की बात करता हूं और उसके अंदर डेफिनेशंस की बात आती है, तो वो लिखी होती है सेक्शन 2 के अंदर। आप उठाकर देख लीजिए कोई सा भी लॉ, अगर आप कंपनी लॉ की क्लासेस ले चुके हैं, ले रहे हैं, तो वहां भी ये बात आपको पता चल गई होगी। सेक्शन 2 हमेशा डेफिनेशंस को बताता है। तो जब हम अपना इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, तो मैं आपको बहुत जगह पर, कई जगहों पर सेक्शन 2 का रेफरेंस लूंगा और वहां पर मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए सेक्शन 2 में डेफिनेशन लिखी है और उस डेफिनेशन में क्या लिखा है। सेक्शन 2 में डेफिनेशन लिखी है और उस डेफिनेशन में क्या लिखा है, इस बात का मैं आपको कई जगह पर जिक्र दिखाऊंगा। तो जब हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स का चैप्टर कर रहे हैं, तो वहां पर हम सेक्शन 2 की डेफिनेशंस भी पढ़ते हुए चलेंगे, साथ के साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हुए चलेंगे, और इसी तरह से हम अपनी इस पूरी जर्नी को तय कर जाएंगे। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं है? एक और छोटी सी बात समझिएगा, लॉ में 4 चीजें होती हैं, लॉ के अंदर 4 चीजें होती हैं। एक होता है सेक्शन, एक होता है सब सेक्शन, एक होता है क्लॉज और एक होता है सब क्लॉज। एक होता है सेक्शन, एक है सब सेक्शन, एक है क्लॉज और एक है सब क्लॉज। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं यहां पर लिखता हूं सेक्शन 17 ब्रैकेट 1, फिर से ब्रैकेट ए और फिर से ब्रैकेट 4, मैंने यहां पर नंबर लिखा। सो ये जो सेक्शन, ये जो 17 मैंने लिखा, इसे हम कहते हैं सेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? ये जो 17 मैंने लिखा, इसे हम कहते हैं सेक्शन। क्लियर? ये जो उसके बाद मैंने ब्रैकेट में 1 लिखा है, ब्रैकेट में जो मैंने 1 लिखा है, इसे हम कहते हैं सब सेक्शन। क्या कहते हैं हम इसे? सब सेक्शन। इसके बाद जो मैंने लिखा है दोस्तों, ये ब्रैकेट में ए, इसको हम कहते हैं क्लॉज।
और फाइनली जो मैंने लास्ट में लिखा है ब्रैकेट में, इसे हम कहते हैं सब क्लॉज। चार चीजें आपके सामने आ गई। एक है सेक्शन जो कि सबसे पहले है, दूसरा है सब सेक्शन जो कि सेक्शन के बाद लिखा होगा, एक है क्लॉज जो कि सब सेक्शन के बाद लिखा होगा, और एक है फिर सब क्लॉज जो कि क्लॉज के बाद लिखा होगा। तो सबसे बड़ा रहा सेक्शन, उसके छोटा पार्ट आ गया सब सेक्शन, उसके अंदर फिर से कुछ लिखना होगा तो क्लॉज, और उसके अंदर भी कुछ लिखना होगा तो सब क्लॉज। अब मुझे बताइए, आपके इनकम टैक्स में सेक्शन है 1 से लेके 298, तो टोटल कितने सेक्शन है आपके पास? 298। लेकिन क्या है सर 298 ही है? नहीं सर, ये बहुत सारे सेक्शन है। सेक्शन 2 के अंदर सब सेक्शन है, क्लॉजेज है। सेक्शन 3 के अंदर सब सेक्शन है, क्लॉजेज है, सब क्लॉजेज है। 4 के अंदर क्लॉज सब सेक्शन। 5 के अंदर सब सेक्शन, क्लॉज सब क्लॉज। तो हर सेक्शन के अंदर क्लॉजेज सब क्लॉजेज है, सब सेक्शंस हैं। तो ये कहना गलत है केवल 298 सेक्शन है। ऐसे अगर देखोगे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं। हाँ, प्राइम नोड पर, टॉप नोड पर टोटल कितने सेक्शन है? 298। 298 सेक्शन है, लेकिन उन 298 सेक्शन के अंदर इतने सारे सेक्शन है, सब सेक्शन, फिर क्लॉज, और फिर उसके नीचे सब क्लॉज। ऐसे कर करके इतना वाइड सब्जेक्ट है, इतना वाइड सब्जेक्ट है कि आपको सीए फाइनल लेवल में जाके समझ आएगा कि ये कितना वाइड है। इंटरमीडिएट में तो आपको बहुत छोटी सी बात पढ़ाई जाएगी दोस्त, बहुत ही छोटी सी बात आपको पढ़ाई जाएगी। और मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप मेरी क्लासेस में पढ़ रहे हैं, मुझसे पढ़ रहे हैं, तो वो छोटी सी बात आपको पता भी नहीं चलेगी कि आप कब सीख गए और कब आपके 90 प्लस मार्क्स आ गए। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। आपको फील तक नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा। मैं इतने आसान तरीके से आपको इनकम टैक्स सिखा जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गोली कब असर कर गई, और बुखार भी खत्म, बीमारी भी खत्म, और 90 प्लस नंबर हमारे इनकम टैक्स में आ गए, मतलब टैक्सेशन में आ गए। भावनाओं में मत बहना। ओनली इनकम टैक्स का मतलब जब मैं कह रहा हूं टैक्सेशन, टैक्स तो इंक्लूडिंग जीएसटी। क्लियर? अब यहां पर एक सवाल आता है मेरे पास एक स्टूडेंट का, सर अगर सेक्शन के अंदर सब सेक्शन है, सब सेक्शन के अंदर क्लॉज है, क्लॉज के अंदर सब क्लॉज है, तो फिर तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया। मैंने कहा हाँ, बहुत बड़ा हो गया। तो सर जब हम पेपर देने जाएंगे, जब हम एग्जाम लिखेंगे, तो क्या ये हमें सेक्शन, क्या ये हमें सब सेक्शन, क्या ये हमें क्लॉज, सब क्लॉज याद करने हैं? मैंने सिंपली बोल रखा है, हमेशा बोलता हूं, और मैं ही नहीं दोस्त, इंस्टीट्यूट बोलता है, at CA intermediate level, students are not advisable to remember the section, subsection, clause and subclause। आप अभी छोटे बच्चे हो, फाउंडेशन पास करके आए हो, आपको इतना बड़ा बोझा नहीं देंगे, आपको सेक्शन वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट साफ साफ आपसे ये कहता है, आपको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर मैं फिर भी कर लूं तो क्या होगा? तो क्या मुझे कोई अलग से नंबर मिल जाएंगे? आंसर इज नो। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और आपने याद कर लिए, तो क्या आपको अलग से नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आपको कोई अलग से नंबर नहीं मिलेगा, केवल इस बात का कि आपने सेक्शन याद कर लिए थे। ऐसा अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है इंस्टीट्यूट की मार्किंग स्कीम में, एग्जाम पैटर्न में, कि अगर आप सेक्शन लिखते हैं तो आपको अलग से नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। लेकिन सर अगर मैं गलत सेक्शन लिख देता हूं तो क्या नंबर कट जाएंगे? चांसेस है, चांसेस है। सर ये तो गलत है, इंस्टीट्यूट कह रहा है सही सेक्शन लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, अलग से नहीं मिलेंगे, लेकिन गलत लिखोगे तो कट जाएंगे। देखिए इंस्टीट्यूट ये नहीं कहता गलत लिखने पर कट जाएंगे, लेकिन जो एग्जामिनर आपका एग्जाम चेक कर रहा है, अगर उसने गलत सेक्शन देख लिया, अगर उसने गलत सेक्शन देख लिया, तो वो इंप्रेशन क्या बनाएगा सोचिए? वो इंप्रेशन ये बनाएगा कि आपको कुछ नहीं आता है। वो क्या समझेगा?
आप जिस प्रोविजन की बात कर रहे हो वो भी आपको नहीं आता, और आप जिस सेक्शन को लिख रहे हो वो भी आपको नहीं आता। इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता, और वो इस उम्मीद से, इस अजम्पशन से, इस परसेप्शन से आपका पेपर चेक करने बैठेगा। और ऐसे में फिर आप बताइए कैसे आप स्कोर कर पाओगे, जब आपको ही खुद कंफ्यूजन है, कि मैं क्या सेक्शन लिख रहा हूं, आपको खुद नहीं पता। एग्जामिनर आपके बारे में क्या परसेप्शन बनाएगा। एग्जामिनर को कॉपी चेक करनी है 1 मिनट में, हार्डली 2 मिनट में, मैं कहता हूं चलिए 15 मिनट भी लगा देगा वो, मैं कहता हूं आधा घंटा भी लगा देगा वो आपके पेपर पर। तो मैं पूछना चाहता हूं आधे घंटे में वो आपको क्या चेक कर पाएगा। आपकी सालों की मेहनत, आपकी 9 महीने की मेहनत, 1 साल की मेहनत, तो आपको गैप मिला है फाउंडेशन से इंटरमीडिएट के बीच में, इस बीच की आपकी 1 साल की मेहनत को वो क्या आधे घंटे में असेस कर पाएगा? नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? ऐसे में आपको अपना पेपर ऐसे लिखना होगा कि बस वो पेपर देखे और देखते ही समझ जाए कि इस बच्चे में कुछ बात है, इस बच्चे के पेपर में कुछ बात है, इसकी नॉलेज अच्छी है, इसके कंसेप्ट अच्छे हैं, और इसे नंबर देने ही पड़ेंगे। फिर कोई नंबर काटने का तो मतलब ही नहीं बनता। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, प्रेजेंटेशन ऐसी रखो कि एग्जामिनर देखते ही खुश हो जाए, उसे लगे कि हाँ बच्चे ने पेपर लिखा है, दिल से लिखा है, मेहनत से लिखा है। और वहां पर सेक्शन नंबर अगर याद है, अच्छे से याद है, श्योर हो, कसम खा के श्योर हो कि बस कुछ भी हो जाए मैं गलत नहीं हूं तो लिख दो। कंफ्यूजन है, डाउट है, मत लिखो। लेकिन मैं कहता हूं टाइम मत लगाओ याद करने में, मगअप मत करना, सेक्शंस कभी भी मत करना। जहां करने होंगे ना, मैं साफ बोलूंगा, खुल के बोलूंगा, आपको कह दूंगा इसे रट लो, इस सेक्शन को रट लो या सेक्शन नंबर को रट लो, मैं कह के बोलूंगा। बट पूरे चैप्टर में मैं अक्रॉस यही बात बोलता हूँ, पूरे सब्जेक्ट में यही बात बोल रहा हूँ, सेक्शंस रटने नहीं है, याद नहीं करने हैं। हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपका आधा नंबर भी इस बारे में नहीं कटने वाला है। लेकिन गलत लिख दोगे तो परसेप्शन गलत बन जाएगा, और फिर उसके बाद दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। तो ऐसी ही कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको अपनी क्लासेस में देता रहूंगा, कैसे आप स्कोर करेंगे। जब मैं आपसे कह रहा हूं 90+, तो मैं कह रहा हूं 90+, और इसका मतलब मैं आपको दिलवा के रहूंगा 90+। मैंने अगर आपको कमिटमेंट दिया है 90+ का, तो आप मेरे कहे अनुसार चल रहे हो, मैं आपको 90+ दिलवा के रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये कमिटमेंट है। आप मेरी बात पर भरोसा करके चल लो, मैं आपको 90+ दिलवा के रहूं। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? आइएगा मेरे साथ बुक पर वापस आते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर 1। आप अपनी अपनी बुक्स में देख सकते हैं। जिन लोगों को बुक नहीं मिली है वो वेट कर लीजिएगा, जिनको मिल गई है वो यहां से देख सकते हैं। ये मैंने कुछ सेक्शंस रखे हैं जस्ट कि हम कौन कौन से सेक्शन इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से सेक्शन हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। केवल एक समरी है, आप केवल रीड करना है, ऐसा कोई इस पर ध्यान नहीं देना। हम हर चीज अपने इस चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है इनकम टैक्स लॉ। बिफोर गोइंग टू द इनकम टैक्स लॉ, मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं, आइएगा नोटिंग वाले पार्ट पर। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए अपने अपने नोटबुक में। मैं स्क्रीन को जूम कर रहा हूं और आप इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे नोट कर लेंगे, मैं आपको फिर से ज्वाइन करता हूं। सो होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा। हाँ, मैं आपको बता रहा था व्हाट इज इनकम टैक्स लॉ। तो देखिए क्या होता है, आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप कर देंगे।
रिमेनिंग टॉपिक विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। सो आज हम एक छोटी सी बात पढ़ के जा रहे हैं, इसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आपको मैं केवल एक भूमिका बना के भेजूंगा इनकम टैक्स लॉ के बारे में। तो इनकम टैक्स लॉ क्या है बेसिकली, देखिए जब भी कोई कानून बनता है, लॉ बनता है, तो उस लॉ के साथ उसका एक एक्ट बनता है, उसका एक एक्ट बनता है। जब भी कोई कानून बनता है तो कानून को बनाने के लिए एक एक्ट बनाना पड़ता है। जैसे आपने सुना होगा मोटर व्हीकल एक्ट है, जीएसटी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, कंपनीज एक्ट है। तो कोई भी कानून बनता है इन द फॉर्म ऑफ एक्ट। एक्ट क्या है सर? एक्ट एक किताब होती है, जैसे कि आप ये समझ सकते हैं किताब है, तो एक्ट एक किताब है, उस किताब के अंदर पूरा कानून लिखा हुआ होता है। कानून लिखा होता है उस किताब के अंदर उस पर्टिकुलर चीज के रेस्पेक्ट में। जैसे इनकम टैक्स का एक्ट है तो क्या लिखा होगा कि इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा, किस पर लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा, कब लगाया जाएगा, कब नहीं लगाया जाएगा, यही सारी बातें लिखी होंगी उसमें। इसी तरह से एक्ट जब बनता है तो उसके अंदर पूरे उस कानून के बारे में बातें लिख दी जाती हैं। क्लियर? तो हमारे पास एक शब्द आया, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट। चलिए साहब, एक्ट बन गया, आपने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया। एक्ट में आपने सारी बातें लिख दी, ऐसे 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 काम होगा, ये काम होगा, इस पर टैक्स लगाएंगे, इस पर नहीं लगाएंगे, ऐसे लगाना है, वैसे लगाना है, इसको नहीं लगाना है, वो सारी बातें आपने लिख दी। अब एक्ट को चलाने के लिए, एक्ट को चलाने के लिए आपको जरूरत होती है रूल्स की। आपको एक्ट चलाना है ना, तो आपको जरूरत होती है रूल्स की। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप समझ पाएंगे। आप सभी सीए प्रोफेशन में आए हैं तो आपने इनकम टैक्स रिटर्न वर्ड तो सुना ही होगा। भले ही आपने इनकम टैक्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न वर्ड तो सुना होगा आप सभी लोगों ने। भले ही आप इनकम टैक्स नहीं पढ़ के आए हो, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा ये दावा है, मेरा ये सोचना है, मेरी अजम्पशन है, और मैं गलत नहीं हूं। मैं फिर कह रहा हूं, आप सभी लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न पढ़ा होगा। इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है सर? इनकम टैक्स रिटर्न होती है जिसमें आप अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं और सरकार को बताते हैं कि सरकार मैंने इतनी इनकम कमाई है। अब एक बात बताइए, ये जो रिटर्न वर्ड है, इनकम टैक्स रिटर्न वर्ड है, ये पूरे इनकम टैक्स में कहीं भी नहीं लिखा, पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा। ये जो रिटर्न वर्ड है ना, ये लिखा है रूल्स के अंदर। ये कहां लिखा है? रूल्स के अंदर। तो एक आपके सामने आएगा इनकम टैक्स रूल्स, एक आपके सामने आएगा इनकम टैक्स रूल्स। रूल्स क्या है मैं फिर से बता देता हूं। जब किसी एक्ट को सुचारू रूप से चलाना हो तो उसको चलाने के लिए कुछ रूल बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं। उन नियम्स को जब बनाया जाता है तो वो बन जाते हैं रूल्स। एक और एग्जांपल लेता हूं छोटा सा। इनकम टैक्स में लिखा होगा कि इस काम को करने की तारीख तय की जाएगी, एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल। इनकम टैक्स एक्ट बोलेगा, एक्ट में लिखा है, कानून के अंदर लिखा है, इस काम को करने की तारीख डिसाइड की जाएगी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। तो यहां पर आपको एक्ट भी पढ़ना है, और उस एक्ट को पढ़ने के लिए, उस एक्ट को समझने के लिए आपको रूल भी पढ़ने हैं। उस एक्ट को समझने के लिए आपको रूल भी पढ़ने हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब आप मेरे साथ चैप्टर पढ़ेंगे पीजीबीपी बिजनेस वाला, कुछ एक चैप्टर होगा, अभी आपके लिए उतनी ही बात काफी है जितनी मैं बोल रहा हूं कि एक चैप्टर आएगा पीजीबीपी। वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किताबें मेंटेन करनी होती हैं अपने बिजनेस की, बुक्स, सेल बुक, परचेज बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो कैसे मेंटेन होगी, ये बात कहां लिखी है? रूल में लिखी है। कहां लिखी है? रूल में लिखी है। तो आपको एक्ट भी पढ़ना होगा और आपको साथ के साथ रूल भी पढ़ना होगा। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, आपको इसके साथ साथ सर्कुलर एक्सप्लेनेशन
नोटिफिकेशंस भी पढ़नी होंगी। अब सर ये क्या नई चीज आ गई, सर्कुलर एक्सप्लेनेशन नोटिफिकेशन। देखिए क्या होता है, जब कोई कानून बनता है, ये मैं आज आपको बहुत बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर से करा रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बहुत ज्यादा डीप में आपको करवाऊंगा, आज केवल ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। तो जब कोई कानून बनता है, तो कानून बनने के बाद देयर माइट बी अ चांसेस कि कभी कभी आपको किसी चीज का नोटिफिकेशन इशू करना पड़ जाए। जैसे इनकम टैक्स में डेट्स बढ़ जाती हैं, तो कैसे बढ़ती है, नोटिफिकेशन से बढ़ती है। जीएसटी की डेट बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, नोटिफिकेशन से बढ़ा देते हैं, सर्कुलर से बढ़ा देते हैं। कभी कभी किसी चीज को एक्सप्लेन करना पड़ जाता है सरकार को, सरकार ने एक लॉ बना दिया, लेकिन उस लॉ को समझाना भी तो है पब्लिक को, एक्सप्लेन भी तो करना है। कहीं पर कोई क्वेरी है, कहीं कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं, कोई डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आ रही है लोगों की एक ही बात पर, तो सरकार का फर्ज है कि सरकार उस चीज को एक्सप्लेन करे कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू से एंड व्हाट दे वांट। तो ऐसे में जब सरकार कुछ डॉक्यूमेंट्स इशू करती है विच इज रिलेटेड टू नोटिफिकेशन, विच इज रिलेटेड टू क्लैरिफिकेशन, which is related to explanation, which is related to any circular, तो वो भी तो आपके इनकम टैक्स का ही पार्ट है, अलग थोड़ी है, वो भी तो इनकम टैक्स का ही पार्ट है। तो ये तीसरे नंबर पर आपको चीजें पढ़नी है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक और चीज पढ़नी है, दैट इज जजमेंट्स। आपको जजमेंट्स भी पढ़नी है। जजमेंट्स बाय आईटीएटी अगली क्लास में समझेंगे, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो क्या होता है, कभी कभी झगड़े बन जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, किसके बीच में, डिपार्टमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और मैं कौन हूं अगली क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में समझेंगे व्हाट इज मैं। तो हम दोनों के बीच में झगड़े बन जाते हैं, मैं कहता हूं कुछ, डिपार्टमेंट कहता है कुछ, मैं कहता हूं कुछ, डिपार्टमेंट कहता है कुछ। तो वो झगड़े सुलटाए जाते हैं, वो झगड़े निपटाए जाते हैं, उन झगड़ों का सॉल्यूशन दिया जाता है कहां पर, हाई कोर्ट पर, आईटीएटी पर, हाई कोर्ट पर एंड सुप्रीम कोर्ट पर। जब उनके फैसले आ जाते हैं, जब उनके फैसले आ जाते हैं, तो वो फैसले क्या बन जाते हैं, जजमेंट्स। और इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स, हम जब इनकम टैक्स पढ़ने की बात करते हैं, तो हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ते, हम इनकम टैक्स लॉ पढ़ते हैं। हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ते, हम क्या पढ़ते हैं, इनकम टैक्स लॉ। और लॉ का मतलब केवल एक्ट नहीं होता, लॉ का मतलब होता है एक्ट प्लस रूल्स प्लस एक्सप्लेनेशन, नोटिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन एंड सर्कुलर्स प्लस जजमेंट्स। जब ये चारों चीजें जब ये चारों चीजें एक पोटली में आती है, तो उस पोटली को कहते हैं इनकम टैक्स लॉ। जब ये चारों चीजें एक पोटली में आती हैं, एक्ट के साथ रूल, रूल के साथ सर्कुलर, एक्सप्लेनेशन, नोटिफिकेशंस प्लस जजमेंट्स, ये चारों चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉ। और इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स, हमें इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना हमारे कोर्स में, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इनकम टैक्स लॉ। हमें क्या पढ़ना है अपने सब्जेक्ट में, इनकम टैक्स लॉ। इस बात को ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगा, व्हाट इज इनकम टैक्स लॉ। तो मैं फिर से बता दूं, हमारे को जब भी पूरा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, तो हम कहीं पर भी इनकम टैक्स एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली द रीडिंग इनकम टैक्स एक्ट, रादर व्हाट वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द इनकम टैक्स लॉ। एंड इनकम टैक्स लॉ में क्या क्या आता है, इनकम टैक्स एक्ट आता है, इनकम टैक्स एक्ट आता है, इनकम टैक्स रूल्स आते हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशंस आती हैं, और साथ के साथ ज्यूरिडिकल डिसीजंस आते हैं। क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई भी क्वेरी हो, प्लीज पूछ लीजिएगा।
आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने आगे के कंसेप्ट और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू टेक क्वेरीज। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कंफ्यूजन है, डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड आई एम लुकिंग आफ्टर द चैट सेक्शन। फर्स्ट लाइव फ्रॉम स्टूडेंट्स, लाइव एट होम फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो उनके देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं यूट्यूब पर आ जाऊंगा। तो एज सच लाइव एट होम स्टूडेंट्स के कोई क्वेरीज एंड डाउट नहीं है। नाउ मूविंग टू द यूट्यूब। यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स प्लीज अपने डाउट्स, कंफ्यूजन, क्वेरी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट है। टाइमिंग ऑफ क्लासेस, नरेश चंद्रा पूछ रहे हैं टाइमिंग ऑफ क्लासेस। तो नरेश 8 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। क्लासेस शैल बी स्टार्ट बाय 8 PM टू प्रभु की मर्जी। 2.5 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, जो भी ये क्लास चले। इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक टू टॉपिक एंड एरिया, मतलब मैं कह सकता हूं कौन सा टॉपिक चल रहा है, उसमें कितनी डेप्थ है, क्या उसमें इंटरेस्ट है, वो सारी बातें देखते हुए मैक्सिमम 3 घंटे की ये क्लास चलेगी। तो आप हायर साइड मुझे देके चलिए 8 बजे से 11 बजे तक। मैं फिर से बता दूं, 1 और 2 नवंबर से राहुल सर जीएसटी स्टार्ट करेंगे। तब तक मेरी क्लासेस रेगुलर चलेंगी। शेड्यूल प्लान आपको शेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर मेरी क्लास ऑल्टरनेट हो जाएगी और ऑल्टरनेट डेज पर फिर राहुल सर की चलेंगी। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरी क्लास चलेगी। टीटीएस में राहुल सर की क्लास चलेगी। संडे कॉमन होगा, उसमें हम लाइव सेशन लेंगे आपकी क्वेरीज एंड डाउट्स के लिए। अनुराधा बोल रही हैं दिस टाइम यू आर नॉट प्रोवाइडिंग फ्री क्लासेस। नो अनुराधा, दिस टाइम क्लासेस आर नॉट फ्री, दीज आर वेरी नॉमिनली चार्ज। अगर आप देखेंगे मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको बहुत हेवी प्राइसिंग में क्लासेस दे रहे हैं, बट स्टिल वी आर गिविंग क्लासेस एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो इस बार फ्री नहीं है अनफॉर्चुनेटली। मयूर चौरसिया इज आस्किंग लेवी मीन्स। लेवी मीन्स होता है चार्ज करना, इम्पोज करना। मयूर, लेवी का मतलब होता है चार्ज करना या इम्पोज करना। चार्ज या इम्पोज मतलब लगाना। जैसे मैं कह सकता हूं मैंने आपके ऊपर पेनल्टी लगा दी, तो इसका मतलब मैंने लेवी कर दी आपके ऊपर पेनल्टी। क्लियर? आंचल कह रही हैं यस क्लियर, ओके। जतिन गुप्ता सर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था और बड़ा बड़ा यस लिख रहा हूं। यस, हर चैप्टर में देखिए मैं आपको दिखाता हूं, दिखाने से ही आपको समझ आएगा। ये देखिए एक बार, अगर आप आएंगे मेरे चैप्टर 1 पर तो मैंने यहां से क्वेश्चंस रखने शुरू करे हैं। क्वेश्चंस आर स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर, मैं आपको बता दूं पेज नंबर आप आएंगे 17 पर, तो 17 पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका मतलब 2 क्वेश्चन पहले कहीं आ चुके हैं, बीच में कहीं आ गए होंगे। तो क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद आप आगे आगे चलते जाइए। 11 क्वेश्चंस तो यहाँ पर है, 12, 16 और दैट्स इट। तो 16 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 में, जो मैं आपको 16 के 16 क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा। सर क्या है 16 क्वेश्चन ही हमें करने हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। 16 क्वेश्चंस तो वो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। इसके अलावा 50-60 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक में दूंगा। तो व्हाट आई डिड दिस टाइम, लास्ट टाइम काफी स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहा कि सर क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चन का क्या होगा, क्वेश्चन बैंक में कौन सा क्वेश्चन करें, कौन सा छोड़ें। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इस बार 20-25 क्वेश्चंस मैंने हर चैप्टर में रख दिए जो हम क्लास में करेंगे। अब देखिए पहला चैप्टर है, बेसिक कंसेप्ट है, 25 क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, तो मैंने 16 क्वेश्चंस रखे हैं। सैलरी में 25-30 क्वेश्चंस हैं, कैपिटल गेन में 17-18 क्वेश्चंस हैं। तो मैंने हर चैप्टर में क्वेश्चंस रख दिए और इन क्वेश्चंस को हम क्लास में ही करेंगे, इनकी प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे, ताकि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आए तो आपके तोते ना उड़ जाए कि हम करें कैसे, हमें तो पता ही नहीं है। मैं सब करवाऊंगा इस बार। इस बैच में
हम पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे, भले ही हमें 2 क्लास फालतू लगे, मैं कहता हूं 10 क्लास फालतू लग जाए, लेकिन इस बार टारगेट है 90 प्लस, तो मेहनत भी 90 प्लस वाली ही करवानी है और आपको भी 90 प्लस करनी है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं दोस्त, सारे क्वेश्चंस क्लासेस में कवर किए जाएंगे। जो मेरी इस बुक में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन क्लास में मैं अपने हाथ से करवाऊंगा आपके साथ। क्लियर? नरेश पूछ रहे हैं सर व्हाट अबाउट NFRA स्कोप कम हो रहा है? इसकी बात नहीं करते हैं नरेश, ये हमारे इस सब्जेक्ट का टॉपिक नहीं है। इसकी बात हम अपने अलग डिफरेंट लाइव सेशंस में कर लेंगे। मेन तो हमारा जो CA इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं। मयूर चौरसिया, ओके चलिए। सो गाइस, अगर आपके और कोई डाउट्स नहीं है, क्वेरीज नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, सो दैट कैन एंड दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि कल 8 बजे से 10, 11, साढ़े 10, 11 बजे तक शेड्यूल रहेगी, जिसमें हम अपना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चलिए, आप लोगों के अगर कोई डाउट नहीं है, देन वी कैन एंड दिस क्लास फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।